एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बस जो कल वीडियो में नहीं डाल पाया उसका रीज़न सिंपल सा है फ़ोन। मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, तुम अगर नहीं जानते हो, अगर न्यू व्यूअर हो या कुछ भी ऐसा सीन है तो पोस्ट में देख लेना, फ़ोन देख लेना। बहुत सारी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ कि क्या-क्या इश्यू आता है, क्या मेरे साथ दिक्कतें चल रही हैं फ़ोन में। तो उन सबको हैंडल करने के चक्कर में वीडियो नहीं डाल पाता। आगे से भी मैं इतना कुछ लंबा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मैं सीधा बोलूँगा कि देखो फ़ोन की दिक्कत है, इस वजह से ऐसा नहीं होता बस। और इतना ही लाइन बोलूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा बोलूँगा तो वीडियो में खाली में इतने लंबे-लंबे सेकंड खिंच जाएँगे, है ना? तो इससे अच्छा डायरेक्ट वीडियो पे ही आते हैं। अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा फ़ोन की दिक्कत है, आगे भी बस एक ही लाइन में बोला करूँगा कि फ़ोन का इश्यू था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, फेंगयुआन ने यहाँ पे ना हमें बहुत कुछ सिखाया था, एकदम सिखा दिया था कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। उसने हमें उस लेवल का व्यू दिखाया था जिस तरीके से एक डीमन वल्नरेबल देखता है इस दुनिया को, यानी रैंक 9 का डीमन वल्नरेबल कैसे इस दुनिया को देखता है, कैसे वो गू वर्ल्ड को देखता है, क्या होते हैं ये, क्या होता है ग्रेट डाउ, क्या होते हैं शेड्यूल डोमेन, कैसे गू या इमॉर्टल किलर मूव कैसे बनते हैं, क्या सीन चल रहा है इनका, सब कुछ उसने हमें सिखा दिया था, बता दिया था कि क्या मैटर है इन सब का, जो कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट होते ही एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। लांगे लैंडस्पीड कहता है स्लम्बरिंग लाइटनिंग पाइथन। उसकी शाउट के साथ ही लाइटनिंग एक दूसरे में वेव करते हुए, घूमते हुए एक ड्रैगन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे लाइटनिंग पाइथन होता है वैसा। और ये यिंग यांग बैलेंस था, वाइल्ड नहीं था, बिल्कुल स्मूथ और ग्रेसफुल था और कंट्रोल्ड था। पाइथन जिगजैग मूव करते हुए एक एलिफेंट शेप्ड माउंटेन रॉक पर कॉइल हो जाता है और धीरे-धीरे उस पूरे माउंटेन को पाउडर में क्रश कर देता है। ये किलर मूव स्लम्बरिंग लाइटनिंग पाइथन रिफाइनमेंट पाथ के टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मूव में से एक था और लांग या लैंडस्पीड नेचुरली मास्टर लेवल कंट्रोल रखता था। रैंक के इमॉर्टल मटेरियल एलिफेंट आर्मर माउंटेन को प्रोसेस करने का यही एक तरीका था। कई घंटे तक वो लगातार रैंक एट फॉर्मेशन फॉर्मेशन करो इंफॉर्मेशन पाथ मटेरियल को प्रोसेस करता रहा। ये जो एलिफेंट आर्मर माउंटेन है ना, ये इंफॉर्मेशन पाथ का ही एक मटेरियल है। और फाइनली पाइथन यहाँ पे फेड हो गया और सारा एलिफेंट आर्मर माउंटेन एकदम फाइन लाइक पाउडर बन चुका था। लांगिया के मेथड से ये सारे पाउडर एक मल्टी कलर रोटेटिंग भवंडर या वेयरपुल उसमें कंबाइन हो जाते हैं। और लांगिया जो था एकदम थकी हुई हालत में था, वो कहता है हाँ, चलो हो गया। इमॉर्टल फॉर्मेशन को बंद कर दो। फॉर्मेशन हटाते ही भवंडर की ऑरा फैल जाती है हर तरफ और दूर बैठा विज़डम को एकदम से, जैसे एक मछली होती है ना, जैसे मछली है और मछली को बेट की तरह रखा गया, चारे की तरह, और एकदम से बिल्ली भागती हुई आती है उसे खाने के लिए, तो वैसे ही विज़डम को उसको स्मेल कर लेता है और सीधा यहाँ पे आ जाता है। फेंगयुआन कहता है, ओह! तो विज़डम गू का ये एक ट्रेट है। लांगे यहाँ पे कहता है कि लेजेंड्स के हिसाब से विज़डम गू की एडवांसमेंट के लिए लार्ज इन्फॉर्मेशन पाथ मटेरियल चाहिए होते हैं। नेचुरली भी ये वही जगह इवॉल्व होती है जहाँ इन्फॉर्मेशन पाथ के दांव ज़्यादा हो, यानी ये मटेरियल भी वहीं बनता है। फेंगयुआन इंस्टेंटली समझ जाता है कि विज़डम गू का रेसिपी इनहेरिटेंस में नहीं था, हेवनली कोड के पास ही कुछ रिकॉर्ड्स होंगे इसके। वो विज़डम गू को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट ये भवंडर है, इसको डोर से मूव कर सकता था और लाइफ स्पैन को पहले ही कलेक्ट कर लिए थे। फेंगयुआन कहता है फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को फाइनली मतलब तरीके से उन्होंने एक्ट करना ही पड़ गया। ये फेवर मैं ज़रूर चुका दूँगा आपको, मतलब चुका दूँगा, ये मक्खन लगा रहा था ये। इस व्हेयरपूल को बनाने में बहुत महँगा रैंक 8 मटेरियल लगा था और कुछ टाइम में ये खुद ही डेसिपेट हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। बस विज़डम गू को रिलोकेट करवाने का काम आता है। यानी एक तरीके से होता नहीं है, जैसे तुमने देखा होगा कि एक चारा रख दो सामने और चारे को धीरे-धीरे आगे बढ़ाओ तो वो जो भी जानवर या जो भी चीज़ हो तुम्हारे पीछे-पीछे आता रहेगा। तो ऐसे ही बेट बना के विज़डम गू को इधर से उधर ले जाया जा सकता था। क्योंकि भाई वो तुम्हारे कंट्रोल में तो है नहीं कि तुम बोलोगे विज़डम गू इधर आ जा तो वो आ जाएगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। ये सारा हेवी कॉस्ट फेंगयुआन खुद कवर कर रहा था। डिस्कस करने के बाद लांगिया ने अलाउ कर दिया कि पेमेंट बाद में करना, क्योंकि फेंगयुआन अभी बैटल के बाद इमॉर्टल एसेंस रिफिल करने की अर्जेंट नीड में था। और अब थंडर घोस्ट ट्रू मनार्क को बीट करके फेंगयुआन लांगिया के सामने डोमिनेंट पोजीशन में था, क्योंकि अब ज़्यादा पावरफुल अपने आप को दिखा रहा था। दिखा क्या रहा है, हो ही गया है, क्योंकि लांगिया की तो देखो इतनी गंदी पिटाई हो गई। फेंगयुआन भले फेंगयुआन के बिना उन्होंने जीत लिया, जैसे तैसे भगा दिया, लेकिन देखो नुकसान कितना हुआ है। तो वही चीज़ था कि अब फेंगयुआन उनकी मदद करेगा तो वो एहसानमंद रहेंगे। तो डोमिनेंट पोजीशन में फेंगयुआन था। फेंगयुआन कहता है टाइम कम है, मैं क्लोज कल्टीवेशन में जा रहा हूँ, जल्दी से एस्केप मेथड डिड्यूस करना होगा मुझे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। लांगिया कहता है गुड गुड, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा तुम्हें, जाके अपना काम करो। फेंगयुआन अपनी क्लाउड सिटी वापस आता है। फेंग जीजे की इन्वेजन के बावजूद उसकी सिटी सेफ बची रहती है, शायद उसकी स्ट्रॉन्ग लक की वजह से वो सिटी सेफ थी। वो क्लोज्ड कल्टीवेशन में चला जाता है। बाकी वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल्स उसे मिलना चाहते थे, पर फेंगयुआन ने किसी को मीट नहीं कराया, नहीं मिलने नहीं आया, इवन स्नोमैन रेस को भी नहीं मिला। वहाँ से उसकी शादी हो रही थी ना, एंगेजमेंट हुई थी, यहाँ तक कि उनसे भी नहीं मिला था वो।
सवेरियन इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर का सीन देखते हैं। फेंगयुआन इमॉर्टल क्लियर मूव स्ट्रेंथ रिवर्सिंग लाइफ एंड डेथ को यूज करता है। ये स्ट्रेंथ पाथ का मूव था, इसलिए उसका टाइम पाथ क्लोन यूज के बाद तुरंत ही इमॉर्टल ज़ॉम्बी फॉर्म में शिफ्ट होकर विजडम गू के सामने आ जाता है। थोड़ी देर बाद विजडम गू से लाइट एकदम से निकलती है और क्लोज लेग सेट हो गए वो क्रेजी स्पीड से सोचना स्टार्ट कर देता है। फेंग जूजे के दावमाक वाला इशू टेम्परली साइड में रख दिया गया था। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम था कि यामा को अपग्रेड करना, वरना बाहर निकलते ही इमॉर्टल एसेंस कॉस्ट भाई एक तरीके से इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फेंगयुआन सह भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं सह पाएगा? क्योंकि हम जानते हैं ब्लेस्ड लैंड के अंदर तो उसे कोई डिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन बाहर लोग उसे डिड्यूस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि भाई उसका जो किलर मूव लगा था, जो उसके पास पहले यामा था और जो उसके पास घोस्टली कंसीलमेंट या जो भी उसने लगा रखा था, घोस्ट अंडरगारमेंट जो भी था वो गारमेंट वाला मूव, वो यार दिक्कत दे रहा था। देखा नहीं था कि फेरिस जीवी ने उसे डिड्यूस कर लिया था, वो भागे जा रहा था बहुत मुश्किल से, जैसे-तैसे अपने आप को बचा रखा था। वो तो अच्छा है कि एसेंस उसके पास बचा था, जैसे ही अगर एसेंस खत्म होता तो वो शील्ड कवर टूट जाता और भाई एक्सपोज़ हो जाता, इसलिए। तो भाई को इसको अपग्रेड करना है यामा वाले को। अगर यामा को अपग्रेड कर लिया तो बाहर इतना ज़्यादा कंजप्शन नहीं लगेगा एसेंस का। अगर यामा स्ट्रॉन्ग ना होता तो लोकेशन एक्सपोज़ होते ही हेवेली कोट और सीक्रेट जितने भी मतलब डिड्यूसर हैं उसको, जो भी डिड्यूस कर रहे हैं उसको, सब बिल्कुल एकदम उसे पकड़ लेते, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। पहले घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट प्लस घोस्टली कंसीलमेंट कॉम्बो स्ट्रॉन्ग लगता था। यामा उसका एडवांस वर्ज़न था, बट अब हेवेली कोट के पास बहुत ज़्यादा क्लूज़ थे, इसलिए यामा अब इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था। रिडक्शन 1 महीने तक एकदम भाई स्ट्रेच होता रहा, चलता रहा। लाइट ऑफ विजडम के बीच में यूज़ किए जा रही थी, कभी रुक रही थी, कभी यूज़ किया जा रहा था। थेफ्ट पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर प्लस रिफाइनमेंट पाथ का क्वासी सुप्रीम अटेनमेंट होने की वजह से प्रोसेस स्मूथ चल रहा था। सिर्फ सोल पाथ की कमी थी, इसलिए थोड़ा बहुत स्लो था, वरना सब कुछ कवर में था। मिड लेट स्टेज का सबसे बड़ा हर्डल तब रिसॉल्व होता है जब वो रैंक 8 इमॉर्टल गूस सोल बीस्ट टोकन ऐड करता है। यानी अब जब उसने ये वाला जो टोकन था उसको ऐड करा, यानी ये जो गू है इसको ऐड करा, यामा का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फेंगयुआन इसको नाम देता है एम्परर यामा। इसके 4 कोर पार्ट्स थे। पहला घोस्टली कंसीलमेंट, दूसरा घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट, तीसरा सोल बीस्ट टोकन और चौथा मैरिड सेल्फ। फेंगयुआन कहता है वर्जन बस अभी इनिशियल स्टेज में है, एक्टिवेट करके कंटिन्यूस एडजस्टमेंट करने होंगे। मेन बॉडी ये हैंडल करेगा, क्लोन दामाक प्रॉब्लम रिड्यूस करता रहेगा और ऐसे ही करते-करते करीबन 1.5 महीना गुजर गया। फेंगयुआन क्लोज कल्टीवेशन से बाहर निकलता है, क्लोन ने डिडक्शन कंप्लीट कर लिया होता है, दामाक रिमूव करके करेक्ट मेथड भी मिल जाता है। ये मेथड सुन के लांगे लैंड्स पे शॉक और एंग्री दोनों हो जाता है। हेवेली कोर्ट ने दावमार्क ऐसी जगह सेट किए थे कि रिफाइनमेंट पास से क्लीन करने की कोशिश करो तो दावमार्क और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सेल्फ क्लीजिंग भी यहाँ पे यूजलेस था। उसका रिफाइनमेंट फाउंडेशन बहुत डीप था। 3 सुप्रीम ग्रैंड मास्टर में से 2 ह्यूमन थे और इनहेरिटेंस हेवेली कोर्ट में एक तरीके से क्लस्टर्ड थे। फेंगयुआन क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था, इसलिए स्कीम तुरंत समझ गया। उसने सिंपल सोल्यूशन दिया कि रिलोकेशन के वक्त वो दावमार्क इंस्टेंटली क्लियर कर देगा। बिना रिलोकेशन 10 साल से ज़्यादा लग जाएँगे अगर हमने दावमार्क क्लियर करने की कोशिश करी तो। इसका मतलब वापस नहीं, मतलब क्या है कि प्रॉब्लम वही रहेगी। अगर तुम शिफ्ट करते हो यहाँ से दूसरी जगह को, ये पूरे ब्लेस्ड लैंड को ले जाते हो, तो भाई आराम से फेंगयुआन कर देगा। और अगर नहीं ले जाते हो इसको, यहीं रखे रहोगे और यहीं पे रखोगे, क्योंकि अभी जगह तो देखो हिडन है, लेकिन अंदर से हिडन नहीं है। वो लोग वो यूज़ कर लेंगे, क्या कहते हैं, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल, और अंदर घुस जाएँगे क्योंकि अंदर की जगह उनको याद है। तो दाँव-माँक हटेंगे नहीं, और हटाना चाहोगे तो भाई इसको रिलोकेट करना पड़ेगा। तो ये वाली दिक्कत चल रही थी, तो अब क्या करें? बाहर से अभी भी एक्सपोज़ नहीं हुआ। बाहर से तो देखो वो प्रिंस फेंगशियान है, उसे अभी तक नहीं पता चला कि ये है कहाँ पर। उसे ये तो पता है नॉर्थर्न प्लेन्स में इस जगह पर है, लेकिन उसे ये नहीं पता एग्ज़ैक्ट कहाँ पर। इसलिए उसे बाहर का नहीं पता। दिक्कत अंदर की है, वो लोग अंदर ही घुस जाएँगे ना डायरेक्ट फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज़ करके। तो अंदर वाली दिक्कत को सॉल्व करना है, तो इस पूरे ब्लेसलैंड को उठा के कहीं और ले जाओ। और अगर नहीं ले जाते हो तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के चक्कर में तुम्हारे 10 साल चले जाएँगे। तो ये दिक्कत वाली बात थी। लांग यहाँ पे वरीड था। कहता है शायद हेवेली कोर्ट इंटेंशनली हमें रिलोकेट करने पे फोर्स कर रहा है। फेंगयुआन को भी सेम डाउट था। हेवेली कोर्ट यहाँ पे क्वाइट था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गिव अप कर चुके होंगे। प्रोबेबली वेट कर रहे थे कि रिलोकेशन रिवील होने का, यानी जैसे ये लोग रिलोकेट करेंगे तो इनकी लोकेशन रिवील हो जाएगी, और जैसे ही रिवील होगी वो लोग अटैक कर सकते हैं, बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये चीज़ों को सोचना पड़ रहा था इनको। अब क्या करेंगे? फेंगयुआन यहाँ पे कहता है लगता है रिलोकेट करना ही होगा, और ये लो मैरिड सेल्फ इमॉर्टल गू की रेसिपी। ये उसकी लेटेस्ट डिडक्शन का रिजल्ट था। रिफाइनमेंट पाथ क्वासी सुप्रीम अटेनमेंट से ये बेस्ट पॉसिबल रेसिपी बन पाई थी। लांग यह कहता है रेसिपी तो ग्रेट है, बट सेट के स्टोरेज में कुछ मटेरियल बहुत कम क्वांटिटी में है। ट्रेजर येलो हेवन से भी जल्दी अरेंज करना मुश्किल होगा। फेंगयुआन शांत स्माइल के साथ कहता है अरे नो वरीज यार, मैं खुद ही कलेक्ट कर लूंगा इन सबको। उसकी आंखों में डीप और एरी कॉन्फिडेंस था, यानी फुल कॉन्फिडेंट था बंदा। एम्परर
यामा टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम उसे मिल चुका था। यानी अब भाई बाहर जाएगा और टेस्ट करेगा इस चीज़ को कि कैसे काम कर रहा है, और जब तक टेस्ट करेगा तब तक वो आराम से मटेरियल को भी कलेक्ट कर लेगा। अब वो रियल बैटल में इसको ट्राई करना चाह रहा था। तभी यहाँ पे अब सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन दिखाया जाता है कहीं अलग ही जगह, नॉर्थर्न आईसी प्लेन के साउथ ईस्ट एरिया के अंदर, जहाँ पे एक बैरन फ्लैट लैंड था। फ्लैट लैंड मीन्स यानी एकदम खराब पड़ा, एकदम तबाही, एक बेकार लैंड, उपजाऊ जमीन नहीं है, एकदम खराब पड़ा लैंड है। इसको कहा जाता था ऑटम ब्लेड प्लेन। यहाँ पे देखते हैं मैंगतू वहाँ बेयरफुट वॉक कर रहा था। सिल्वर शार्प ज़मीन उसके पाँव को एकदम कट कर रही थी, और ब्लड के पेंट्स एकदम पीछे जाते हुए छूट रहे थे। एकदम ब्लड भी बहता जा रहा है लेकिन बंदा चले जा रहा था, पर उसका एक्सप्रेशन ज़ीरो चेंज था। आँखें बंद थी, फेस सीरियस था। मैंगतू सोचते हुए कहता है, सालों से यहाँ वॉक कर रहा हूँ, इतने ब्लेड पाथ दावमाक होने के बाद भी ब्रेक थ्रू क्यों नहीं आ रहा मेरा? ब्लेड पाथ रेयर था, और इसका रूट एज गू से आता है। स्वॉर्ड पाथ से डीप लिंक था इसका। ऑटम ब्लेड प्लेन नेचुरली एज गू प्रोडक्शन जोन था, मैंग ट्राइब के कंट्रोल में। मैंग टू रैंक 7 ब्लेड पाथ इमॉर्टल था। ट्राइब का पिलर ईयर्स से पहले ही उसने खुद ही रिक्वेस्ट करके यहाँ स्टे करना चूज करा था। यानी वो देखो, ट्राइब का पिलर तो है ही, ऊपर से ना कुछ कुछ सालों से वो यहीं पे ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा था, यार मुझे यहाँ भेज दो। रिसोर्सों को एकदम गार्ड भी करना और अपना कल्टीवेशन भी पुश करना उसके लिए सही था, इसलिए वो यहाँ पे आया था। उसका अटेंडमेंट क्वासी ग्रेट ग्रैंड मास्टर पर स्टक था। सालों वॉक करने के बाद भी एक पतली सी वेल फील होती है, बस ब्रेक थ्रू नहीं होता। यानी बस ऐसा फील होता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा फीलिंग बढ़ नहीं पाती। होता है ना, थोड़ा सा और पुश चाहिए, वो पुश नहीं मिल पा रहा था इसको। मैंग तू कहता है, सच्ची में हेवन जितना डिफिकल्ट है, पर मैं रुकूंगा नहीं। कभी नहीं कभी तो एक तरीके से ब्रेक थ्रू तो आएगा ही, वो दिन तो कभी मैं देखूंगा ही। तभी पूरा फॉर्मेशन ब्रेक होता है, स्काई पूरा ओपन हो जाता है। एक फिगर सीधा डिसेंड होता है, बिना एक वर्ड बोले डायरेक्ट अटैक कर देता है। मैंग तो फ्यूरियस हो गया, हैं सच अ गट्स, मेरे पे अटैक करेगा? वो नाइफ हैंड से काउंटर करता है, बूम। इम्पैक्ट में मैंग तो दूर उड़ जाता है, अटैकर 1 इंच भी नहीं हिलता। मैंग तो शाउट, वो कहता है, रैंक 7 डिफेंस तोड़ने वाला मेरा मूव, इसने सीधा फेस करके बिना कुछ फील करे मेरे को ही पीछे ढकेल दिया, और ये एकदम एकदम स्क्रैचलेस सीधा खड़ा हुआ है वहां पे। वो स्टैंस को रिकवर करके चिल्लाता है, नाम बताओ, मैंग ट्राइब की टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अटैकर लाउड एकदम हंसने लग जाता है, उसकी वॉइस हर जगह सुनाई दे रही थी। अब पता चलता है, वॉइस अल्टर्ड करके कहता है, यानी वॉइस चेंज करके, ये फेंगयुआन था। फेंगयुआन कहता है, मैंग तू तू मुझे पहचान नहीं पाएगा, और कोई बात नहीं, क्योंकि जो मरने वाले होते हैं ना, उन्हें जरूरत भी नहीं होती कि वो पहचाने के सामने है कौन, उन्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फेंग युआन को मैरिड सेल्फ इमॉर्टल को रिफाइन करने के लिए मैसिव एज गू और एक ना रेयर टाइप का रैंक 7 मटेरियल चाहिए था, ड्रिंकिंग ब्लेड वाइन, जो ऑटम ब्लेड प्लेन के डीप नीचे होता है। इसलिए फेंग युआन अटैक करने यहाँ आ चुका था। और ये जो ड्रिंकिंग ब्लेड वाइन था ना, ये वाइन नेचुरल नहीं था, ये तो मैंग टू के पुराने ब्लड स्टेन से बना हुआ था। यानी वो जो पैर में इसके जो इतना लग गए हैं, ब्लेड मार्क लग गए हैं, जो भी वो लगा है ना, उसकी वजह से खून बहता हुआ जा रहा है, एकदम बहते बहते एकदम चले जा रहा है, बंदा रुक नहीं रहा, खून खून इसका हो रहा है। तो उन ब्लड स्टेन से बना था, जो जमीन में सोख हो गए थे, यानी एब्जॉर्ब हो गए थे, और ब्लेड पाथ के दाव मार्क के साथ मिक्स हो गया था। फेंगयुआन को अपनी पास्ट फर्स्ट लाइफ की मेमोरी से पता था कि मैंगतू यहाँ बैठा-बैठा ब्लेड पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर बनने की कोशिश करता रहा, पर चांस कभी मिला ही नहीं। मैंगतू ने ब्रेक थ्रू फेल होने के बाद रेंजो की तरह अपने हर्ट में एजगू घुसाकर कंप्रीहेंशन बढ़ाया, पर किलर मूव अधूरा था। साइड इफेक्ट हैवी था। धीरे-धीरे उसका दिमाग एकदम बिगड़ता गया, और वो बार-बार डेमोनिक मैडनेस में चला गया, और ऐसा हो गया था उसके साथ। ये गलत रास्ता जानता हुआ भी मैंगतू रुका नहीं था। जब 5 रीजन की क्योटिक वार स्टार्ट हुई, बैटल के बीच में उसका साइड इफेक्ट एकदम से फट गया। वो अपनी ही ट्राइब के गुई मॉडल को कटिंग स्प्री की तरह एकदम मारने लग गया, यानी अपने ही लोगों को मारने लग गया, और होश में आते ही सारे ट्रेसेस हाइड कर दिए। फेक रीजन बना के ट्राइब को मिसलीड किया, पर कुछ क्लूज रह गए। नॉर्थन प्लेस के इमॉर्टल ने सच पकड़ लिया। प्रेशर बढ़ा, हेवेली कोर्ट ने उसे सीक्रेट पुल किया, और मैंगतू को लगा था कि वो उनकी हेल्प से अपनी मिस्टेक को कवर कर लेगा, पर हेवेली कोर्ट ने उल्टा उसको ही धोखा दे दिया, उसको चेस पीस बना लिया, और गलती पे गलती होती गई, और एंड में उसके पास हेवेली कोर्ट ज्वाइन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, और फिर हेवेली कोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने उसके लिए ग्रेट ग्रैंड मास्टर चांस रिड्यूस किया, यही अंडरग्राउंड वाली ड्रिंकिंग ब्लेड वाइन, यही उसका ग्रेट चांस था, जो कि अभी वो खुद ही बना रहा है। उसे अभी तक यही नहीं पता। देखो, ये जो मैंगतू है ना, इसी की वजह से ये जो अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग ब्लेड वाइन बन रही है, लेकिन इसको कुछ नहीं पता, इसे कुछ भी नहीं पता, इसे ध्यान भी नहीं कि इसकी वजह से ये चीज़ बन रही है। जिस
और ये पता है इस चीज़ को जानता नहीं, लेकिन फेंगिवान इस बात को जानता है। अब क्या करेगा फेंगिवान, सीधे चुरा लेगा। मैंग तो यहाँ आया, ज़मीन खोदी, वाइन निकाला, पहला सिप, ऑर्गन्स जैसे ब्लेड में स्लाइस हो रहे थे, दूसरा सिप, बड़ा वाला, इतना दर्द कि मरने का मन करे, तीसरा सिप, डायरेक्ट ब्लेड पाथ के ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन गया भाई। उसके बाद वो हेवेली कोर्ट का टॉप स्पाई बन गया, नॉर्था प्लेस में प्रिंस फेंगशियान के बाद सेकंड नंबर का वो बंदा था। बाद में मा होंग्युन ने एक कोइंसिडेंस से उसका राज खोल दिया और वो एक अलग स्टोरी थी। लेकिन अब तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो टाइमलाइन तो कि भाई एक सिस्टर मदर एक हो गई, मा होंग्युन तो मर चुका है। फेंग युआ ने यहाँ वाइन कन्फर्म कर ली थी कि वही है। उसे बस थोड़ी-सी क्वांटिटी चाहिए थी और मैंग टू पीक रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ था, क्वासी ग्रेट ग्रैंड मास्टर था, बिल्कुल परफेक्ट टारगेट था एम्परर यामा टेस्ट करने के लिए। इसलिए फेंगयुआ सीधा ऑटम ब्लेड प्लेन आ गया, मैंगतू को प्रोवोक करते हुए। फेंगयुआ अपने दिल में कहता है, अभी अटैक मैंगतू का हिडन किलर मूव था और पावर डिसेंट है, पर एम्परर यामा ने इजीली उसको ब्लॉक कर लिया। एम्परर यामा एक्टिवेट होते ही फेंगयुआन एक 10 फीट का जायंट बन गया था। येलो ब्राउन एम्परर रोब, क्राउन डार्क फॉगी फेस, लॉन्ग स्लीव्स थी, जेड बेल्ट थी, ब्रोंज आर्मर था और रोब में गोल्डन थ्रेड से बने हुए घोस्टली मॉन्स्टर थे। सब बिल्कुल स्टिल थे, पर हैव मतलब जो ऑरा था ना, बड़ा एकदम हैवी हैवी टाइप का था। और मैंगतू का अटैक बेकार नहीं था, ब्रोंज आर्मर पे एक डेंट आ गया, पर फेंगयुआ ने थोड़ा सा सोल फाउंडेशन स्पेंड करा, डेंट बिल्कुल ठीक हो गया। यही एम्परर यामा का स्पेशल चीज थी। पेंगुइन ने आगे कहा, मैंगतू बस इतना ही कर सकता है, साल भर यही घिसाई की, कोई नई किलर मूव नहीं बनाए, मरने से पहले कुछ तो दिखा दे मुझे, ये क्या दिखा रहा है तू। मैंगतू भाई गुस्से में हंसकर कहता है, जो भी हो, यहाँ आके तो खुद ही अपनी मौत को बुला रहा है। पहले यहाँ एक डिफेंसिव इमोर्टल फॉर्मेशन होती थी, पता है मैंने ट्राइब को क्यों हटवाने को इसको बोला यहाँ पे। और फुल ओवर कॉन्फिडेंस में भाई अपना पता है क्या कहता है? कहता है कि क्योंकि जब मैं यहाँ पे हूँ तो किसी फॉर्मेशन की ज़रूरत ही क्या है? उसने ज़मीन को ज़ोर से एकदम भाई पैर मारा भट से। नेक्स्ट सेकंड ही पूरी ग्राउंड शेक हो गई। ब्लेड लाइट ऊपर इनकरप्ट हुए। काउंटलेस ब्लेड पाथ के पैंथर्स एक ह्यूज आर्मी में चेंज होकर फेंगियोन के चारों तरफ ऐसे खड़े हो गए जैसे भाई की आर्मी खड़ी हो गई, और फुल कॉन्फिडेंस में अपना बंदा ऐसे खड़ा कि ये देख मेरी आर्मी, अब बता तू यहाँ पे क्या करेगा? किसको आर्मी दिखा रहा है ये? एक ही पल में फेंगयुआन पूरी तरह से काउंटलेस ब्लेड पैंथम से घिरा हुआ था। ऊपर से स्काई तक ब्लेड लाइट से भरी हुई थी। पूरा एरिया आइसोलेट हो चुका था। मैंग तो डीप स्टेयर देते हुए फेंगयुआन को देखते हुए कहता है, जो भी हो, तेरा डिफेंसिव किलर मूव कमाल का है। वो लेयर्स ऑफ पैंथम के बीच खड़ा था और हाथ रब करते हुए नमनेस हटा रहा था। मैंग तो पिटी टोन में कहता है, पर गलती ये हुई कि तू यहाँ आ गया। ऑटम ब्लेड प्लेन मेरे सामने आ गया यहाँ पे। अगर तू उस टाइम आता जब मैं यहाँ नया-नया आया था या जब मैं ऐसे चला जाता तो शायद सर्वाइव कर लेता, लेकिन अब हा 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 हा। फेंगयुआन ने उसकी जो लाइन थी उसको ही देखते हुए कंटिन्यू करा। फेंगयुआन कहता है, हाँ, अब तो ये जगह पूरी तरह से तेरे ट्रेसेस से भर चुकी है। सालों से तू यहीं पर है, ब्लेड पाथ कंप्रीहेंड कर रहा है, इसलिए तू यहाँ के दाव को इन्फ्लुएंस करके एक बैटलफील्ड जैसा ज़ोन बना सकता है। जैसे अब। और मैंग तो शॉक हो गया। वो कहता, तुम? ये ट्रम्प कार्ड उसने कभी किसी को बताया नहीं था। फेंगयुआन की जो क्लैरिटी थी उसे देखकर वो पैनिक में आ गया, क्योंकि उसे लगा था कि फेंगयुआन को ये सब नहीं पता होगा कि ये जो पूरी बैटलफील्ड एक तरीके का बैटलफील्ड किलर मूव उसने रेडी करा है, वो यहाँ पे रहकर उसने खुद बनाया है, जो कि किसी को उसने नहीं बताया। लेकिन फेंगयुआन ने उसके सामने बोल दिया ये सब आके। देखो, अगर एनिमी को तुम्हारा मूव पता हो और तुमने किसी को वो मूव नहीं बताया और एनिमी को वो मूव पता हो, तो भाई तुम्हारे लग चुके होते हैं, क्योंकि अगर एनिमी को मूव पता है तो ऑफ कोर्स, और वो यहाँ पे आ गया तो काउंटर तो अटैक होगा ही उसके पास। फेंगयुआन आगे कहता है, पता है मैं तुझ पे मतलब तेरे पास क्यों आया? इसी मेथड की वजह से आया हूँ। ये इमॉर्टल बैटलफील्ड जैसा है, पर एक्चुअल इमॉर्टल बैटलफील्ड नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अपने लिमिट पे है, तू इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तू सोच रहा है तू मुझे ट्रैप कर रहा है, पर तू ये भी तेरा भी तो ये सीन है कि तू भी तो यहाँ पे फँसा हुआ है। मैंगतू की आँखें स्ट्रेटली एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गईं। मैंगतू नर्वस होते हुए कहता है, तू आखिर है कौन? तुझे ये सब कैसे पता? फेंगयुन कैजुअल टोन में कहता है, तेरे ब्लेड पैंथर्स क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, पर क्वालिटी में इतने वीक हैं। कोइंसिडेंस से मेरे पास भी एक सिमिलर मेथड है। एक छोटा-सा स्पार हो जाए तेरे मेथड वर्सेस मेरे मेथड का। फेंगयुआन के एम्परर रोब से अचानक हाउल निकलने लगी। रोप पे विमेन घोस्टली मॉन्स्टर अलाइव हो जाते हैं, फिर एक-एक करके जायंट साइज़ में बाहर निकलकर जंप करते हैं। ये मॉन्स्टर ह्यूमन शेप में थे, पर फेसेस डेमोनिक क्लॉ, शार्प और ब्लड शॉट वाली आईज़, मतलब था एकदम लुक खतरनाक मॉन्स्टर वाला, प्योर हॉरर वाइब थी। मैंग तो यहाँ पे कहता है, किल, मार दो इसको।
उसके ब्लेड पैंथर मॉन्स्टर की तरह रश करते हैं, पर मॉन्स्टर तो भाई उनके सामने ट्री वर्सेस रैट जैसे लग रहे थे। बैंग बैंग आवाज आई, सब ब्लेड्स पैंथम टूट जाते हैं, क्योंकि बोला था ना जो ब्लेड पैंथम थे ये सारे वीक थे और फेंगुआन वाले जो चीजें हैं वो सब स्ट्रांग है। मॉन्स्टर पूरे बैटलफील्ड पे रैम्पेज मोड में आ जाते हैं, जो सामने आए क्रश कर रहे थे। मैंग तो हैवी हर्ट एकदम भाई लेते हुए एकदम हर्ट पे हाथ रखते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ वाले हैं, वो भी इतने सारे रैंक 7। उसका जो अंदर प्राउडनेस थी, जो भी उसके अंदर दबा हुआ था कि अरे मैं सबसे ऊपर हूँ, वो सब एक बार में नीचे गिर गया। मैंगतू कहता है, क्वालिटी लो सही, पर मेरी ब्लेड पैंथम क्वांटिटी तो इनफिनाइट है ना, ये मरेंगे थोड़ी ना, या तो आते रहेंगे, इनफिनाइट है ये, नेचुरल दावमार्ग से बनते हैं, खत्म ही नहीं होंगे। फेंगयुअन अंदर से खुश था। फेंगयुअन इनर थॉट के थ्रू कहता है, हाँ ये यामा चिल्ड्रन की बैटल स्ट्रेंथ परफेक्ट है। ये मॉन्स्टर असल में एशियन सोल बीस्ट थे, जो फेंगुआ ने ग्रीन घोस्ट डिजर्ट से कलेक्ट किए थे। एम्परर यामा किलर मूव क्रिएट करते वक्त उसने मॉडिफाई करके ह्यूमन शेप मॉन्स्टर बनाया था, यामा चिल्ड्रन नाम से। इसका आइडिया ब्लड डेटी इमॉर्टल को रेसिपी से मिला था। फेंगुआन ब्लड पाथ ग्रैंड मास्टर तो था ही, लाइट ऑफ विजडम के साथ उसने ब्लड डेटी रेसिपी कंप्लीट कर ली थी। रिफाइनमेंट पाथ क्वासी सुप्रीम होने की वजह से वो किसी भी इमॉर्टल को रेसिपी को इमॉर्टल किलर मूव में टर्न कर सकता था, इसलिए किलर मूव ब्लड डेटी भी उसके पास था, और यामा चाइल्ड भी ब्लड डेटी प्लस स्पेक्टर सोल की इनहेरिटेंस के मेन पार्ट से डिड्यूस किया गया किलर मूव था। स्पेक्टर सोल ने डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर सोल बीस्ट को मॉडिफाई करके उन्हें बिल्कुल लॉयल बना दिया था, इतना कि वो ड्यूक लॉन्ग से भी बिना डरे लड़ सके। और इसी डोर से एक और किलर मूव बना था जिसका नाम था लाइफ एंड डेथ रिवाइव, मतलब रिट्रीवल, जिससे सोल को वापस पुल किया जा सकता था। फेंगयुआन ने ये किलर मूव पूरा का पूरा एम्परर यामा में मर्ज कर दिया था। इससे उसके यामा चिल्ड्रन इंस्टेंटली रिकॉल हो सकते थे, यानी बुलाए जा सकते थे, दोबारा आ सकते थे। बैटलफील्ड में एक यामा चाइल्ड का थाई टूट गया, वो गिर पड़ा और ब्लेड पैंथम उस पर जमकर गए। फेंगयुआन कहता है रिटर्न, और जैसे उसने रिटर्न बोला, यामा चाइल्ड तुरंत ही फॉग बनकर एम्परर रोम में वापस चला आया, इमेज की फॉर्म में। बिना इंजर्ड स्टेट में था लेकिन वो वापस आ गया था। मैंग तो स्टन रह गया। वो बोलता भाई ये कैसे हो सकता है, वो मतलब वो जो चीज़ थी, जो मॉन्स्टर था, वो तो इंजर्ड हो गया था, उसे तो मर जाना चाहिए था क्योंकि मैंने अटैक करवा दिया था मेरे पैंथम से। लेकिन वो मरा नहीं, वो बल्कि धूल बन के वापस उसी के पास चला गया, फेंगयुआन के पास। क्वांटिटी वाले प्लान का पूरा बेस बिगड़ गया था। यामा चाइल्ड को वो मार ही नहीं पा रहा था, ब्लेड पाथ गो इमॉर्टल होने के बावजूद। एम्परर यामा जैसे रैंक 8 मूव को तुरंत ही डिकोड करना इम्पॉसिबल था। फेरी जीवी बैटल क्लू गैदर करके ही रिवर्स लो सील को रिड्यूस कर पाई थी, और बिल्कुल स्पॉट पे नहीं कर पाई थी, धीरे धीरे उसने करना पड़ा था। और धीरे धीरे के चक्कर में उसने वो जो क्या नाम था उसका, लान नाम की लौंडिया, जिंग लान जो भी था, उसके लग गए थे धीरे धीरे के चक्कर में। घोस्टली कंसीलमेंट बेस होने के कारण एम्परर यामा एक आर्टिफिशियल हेवन एंड अर्थ डोमेन जैसा ही था। मैंगदू उसे तोड़ नहीं सकता था, लेकिन यामा चिल्ड्रन भी लिमिटेड थे। वक्त कम होने के चक्कर में फेंगयुआन उन्हें ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाया था। ब्लेड पैंथम इनफिनाइट थे, यामा चाइल्ड कम होते जा रहे थे, क्योंकि जो इंजर्ड हो रहे थे वो वापस बुलाए जा रहे थे, भेजे नहीं जा रहे थे, वापस बुला लिए तो एक कम हो गया है उसी के पास, लेकिन वो वापस एक कम तो हो ही गया ना बैटलफील्ड से। मैंग तो यहाँ पे अब उसको देख रहा था, वो कहता है इस फाइट ने ऑटम ब्लेड प्लान का आधा फाउंडेशन तो उड़ा ही दिया, और वो रुक नहीं सकता था। फेंगयुआन उसके लिए लाइफ का सबसे डेंजरस एनिमी लग रहा था। बैटलफील्ड में अब ओनली कुछ ही यामा चाइल्ड्स बचे थे, पर फेंगयुआन के पास मतलब जो थे ना, थोड़े बहुत गार्ड कर रहे थे और थोड़ा बहुत आगे खड़े थे। फेंगयुआन यहाँ पे अनमूविंग टोन में कहता है, रिकवरी स्पीड ठीक है इनकी, सही है। जो पहला यामा चाइल्ड वापस गया था वो फुली रिकवर होके वापस आ गया रोप के अंदर से। फेंगयुआन के सोल फाउंडेशन यूज करके वो ये पूरा प्रोसेस रिफाइनमेंट पार्ट जैसा ही अपना मतलब कर वर के उसे ऐसा मान लो कि वो जो चीज़ है ना, मॉन्स्टर जो सबसे पहले अंदर गया था उसको उसने हील कर दिया। कैसे करा? हील वो ऐसे हुआ जैसे उसे रिफाइन करा गया है, और वो ठीक हो गया था। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है, अगर मैं रिकवर्ड यामा चाइल्ड को वापस निकालूं तो मैंग टू का चेहरा देखने लायक होगा, पर चलो पहले ऑफेंस चेक कर लेते हैं। फेंगयुआन यहाँ पे जो बचे हुए थे उनमें से एक को कहता है सोल एक्सप्लोजन। एम्परर यामा ने हाथ फैलाए और एक मैसिव डार्क वेव फूट पड़ी। यामा चाइल्ड सेफ थे, सिर्फ हल्की सी वाइंड जैसा शेक हुआ। पर ब्लेड पैंथम स्टॉर्म जैसी भाई जैसे होता नहीं कि स्टॉर्म आ गया और सामने कैंडल रखी है तो तूफान में कैंडल का क्या हाल होता है, उड़ जाती है भाई, वो वैसे ही हो गया, इंस्टेंट खत्म हो गए। पूरा बैटलफील्ड क्लीन हो गया, ब्लेड लाइट सारी गायब हो गई। मैंग तू एकदम दूर तक उड़ गया, ग्राउंड पर हाफ लीनिंग स्टेट में था। अपने डिफेंसिव चीज को एकदम पुश कर दिया था एकदम मैक्स तक, तब जाके उस जैसे तैसे टिका हुआ था।
मैंग तो बड़ा शॉक्ड था। वो कहता है ये कैसा किलर मूव डिफेंस है, ऑफेंस भी है, डिफेंस भी है, ट्रुप भी समन करता है। ये तो टॉप टायर चीज़ है। आखिरी बार ऐसा मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। फेंगयुआन यहाँ कहता है सोल एक्सप्लोजन ठीक लग रहा है, पर अभी रैंक 7 पीक तक नहीं जा रहा, रैंक 8 भी नहीं है। एम्परर यामा की असली शक्ति अभी कुछ और ही थी। फेंगयुआन टेस्ट करना चाहता था। तभी मैंग गुस्से में शाउट करते हुए चार्ज कर गया। मैंग कहता है आ मेरा किलर मूव देख, हेवन एंड अर्थ ब्लेड। फेंगयुआन कहता है इमॉर्टल कलर मूव, ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड। एक बड़ा सा घोस्ट हैंड मैंगतू के पीछे हवा में फॉर्म हुआ, उसकी बॉडी में घुसा और नेक्स्ट सेकंड ही गायब हो गया। तभी पफ आवाज आई, मैंगतू ने ब्लड एकदम मुंह से थूका। उसके किलर मूव का कोर इमॉर्टल को चोरी हो चुका था, मूव फेल हो गया था, बैकलैश डायरेक्टली उसके ऊपर लगा था और बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। मैंगतू पैनिक में आ गया। वो कहता मेरा इमॉर्टल गू कहाँ गया। ग्रीन घोस्ट डिजर्ट में फेंगयुआन ने ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड यूज करके रैंक 8 इमॉर्टल गू सोल बीस्ट टोकन चुरा लिया था। ये मूव खुद रैंक 7 है, कोर भी रैंक 7 ग्रेट थीफ गू। पर यामा के बूस्ट से उसकी पावर इतनी बढ़ गई कि क्विंग चाउ जैसे इमोरल सोल बीस्ट से भी रैंक 8 गू चला गया था। तब रेंज बहुत छोटा था, फेंगयुआन को बिल्कुल क्लोज जाना पड़ता था तब वो किसी का गू चुरा पाता था, जैसे किंग चाउ का चुराया था, क्विंग चाउ का चुराया था, वो जो बीस्ट नहीं था ग्रीन कलर का, उसका चुराया था। अब यहाँ पे जब वो मूव यूज़ करा, फेंगयुआन ने मॉडिफाई करा, एम्परर यामा के अंदर इस मूव को डाला। अब लॉन्ग रेंज भी हो सकता था और घोस्ट हैंड पूरी तरह से कंसील्ड था, इसलिए मैंगतू का फंसना तो नॉर्मल था, क्योंकि भाई जब रैंक 8 वाला बीस्ट था वो भी इसके चक्कर में फंस गया था, तो ये मैंगतू क्या चीज़ है, तो रैंक 7 है। फेंगयुआन कहता है ये तुम्हारा ब्लेड पाथ इमॉर्टल गू है। ओह, फीस्ट साइज का वाइट बटरफ्लाई जैसा दिख रहा था, ब्लेड विंग गू इसका नाम था। रैंक 7 बटरफ्लाई गू फेंगयुआन के हाथ में फ्लटर कर रहा था। मैंग तू एकदम भाई पसीने पसीने पे एकदम ग्राउंड पे बैठा हुआ था। वो कहता है तुमने इमॉर्टल प्राइमेसी से ही छीन लिया ना, तुमने मेरे प्राइमेसी से इसको निकाला है ना। क्या तुम थीविंग हेवन के ट्रू इनहेरिटेंस के इनहेरिटर हो, तुम्हें इनहेरिटेंस मिला है उसका। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है बिल्कुल सही गैस करा तुमने। उसने ब्लेड विंग गू को आराम से अपने प्राइमेसी में सील कर दिया। मैंगतू का दिल एक तरीके से टूट गया। ये उसका वाइटल गू नहीं था, पर वो उसे रैंक 5 से रेस करता हुआ आ रहा था, एकदम बड़ा करते हुए आ रहा था। डजन्स ऑफ फेलियर, टन्स ऑफ रिसोर्स और जबरदस्त, मतलब एक तरीके से इतना कुछ करा उसने, और अब उसके सामने फोर्सफुली से छीन लिया गया, तो अब भाई थोड़ा हो गया था, अजीब वो लग गया था उसको। गुस्सा भी था पर ज्यादातर डर लग रहा था उसको। थीविंग हेवन डीमन वनरेबल की चोरी करने की जो टेक्निक्स थी, पूरी दुनिया को भाई एकदम डरा के रखा था उस बंदे ने। इमॉर्टल प्राइमेसी से ही गू को चुरा लेता था एकदम अंदर, मतलब घर में हाथ डाल के चीज़ों को चुरा लेना बहुत बड़ी बात थी। नाइटमेयर जैसी चीज़ थी वो बिल्कुल। मैंग तू एकदम जिंदा रहने की कोशिश में कहता है तुम थेफ्ट पाथ के हो और थीविंग हेवन का इनहेरिटेंस भी लिया है, तो तुम्हें पता होगा थीव्स की पुरानी हॉर्नर होती है, ओवरबीयरिंग नहीं होते, है ना। तुमने मेरा ब्लेड विंग ले लिया, और क्या चाहिए, जो भी चाहिए मैं दे दूंगा ना। अब मतलब वही ना, जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है भाई अपना। पास्ट में थीविंग हेवन का एक रूल सिंपल था, जो चाहिए वो ले लो पर बाकी नहीं छेड़ेगा, यानी एक तरीके से मारो मत किसी को, बस जो चाहिए वो लेके चले जाओ। उसकी ऑब्सेशन सिर्फ घर वापस जाना थी, लॉन्ग रेसिस्टेंस कर ही नहीं सकते थे वो। गू इमॉर्टल अपने आप चीज़ें लैंड कर देते थे और वो उनकी जान छोड़ देता था, यानी एक तरीके से जब भी थीविंग हेवन किसी के सामने आया तो उसने हमेशा उसको एक तरीके से जिंदा छोड़ दिया और बदले में उसकी चीज़ें ले ली बस। मैंगतू को पता था कि लड़कर जीत सकता नहीं, तो सीधा मर्सी मोड में आ जाओ, है ना। बोल दो यार मर्सी कर दो, छोड़ दो मुझे, है ना, मैं सब कुछ दे दूंगा। फेंगयुआन लेकिन यहाँ पे वैसा थोड़ी ना है। फेंगयुआन कहता है हाँ, अगर तुम वैसे करना चाहते हो तो पॉसिबल है। तभी फेंगयुआन की आंखों में शार्प ग्लो आया, वो रुक गया और हाथ आगे बढ़ाए, और फेंगयुआन ने कहा सोल एक्सप्लोजन, और एक बड़ा सा अंधेरी वेव सा सीधा मैंगतू की तरफ वो एक्सप्लोजन ब्लास्ट हुआ, बूम। और तभी क्या हुआ, उसके बोलते ही सोल एक्सप्लोजन हुआ था। डार्क वेव ने सब कुछ कवर कर लिया था, लेकिन क्या हुआ, डार्क वेव ने जैसे इसको कवर करा, एक और पावर निकली जमीन के अंदर से। नेक्स्ट सेकंड ही उसकी बॉडी ब्लेड लाइट में एकदम फूट पड़ी, जैसे उसने सुसाइड कर लिया, और बूम आवाज आई। पूरा ऑटम ब्लेड प्लान ही हिल गया और एक भयानक सेल्फ डिटोनेशन हुआ, और मैंगतू का जो कॉप्स था वो भी नहीं बचा, एकदम भाई हड्डी तक राख बन गई। फेंगयुआन का एम्परर यामा भी जो था वो आधा टूट गया इस डेटोनेशन में। और फेंगयुआन ने तुरंत ही स्कैन करा। फेंगयुआन ने कहा ये सच में मर चुका है। उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंगतू इतना हार्डकोर निकलेगा, ऐसे डिसीजन ले लेगा, उसे पता नहीं था। क्योंकि फर्स्ट लाइफ की मेमोरी में ये सब नहीं था, ये थोड़ा अलग था उससे। क्योंकि अगर मैंगतू इतना ही डेथ रेडी बंदा होता तो हेवनली कोर्ट ज्वाइन ही क्यों करता। इसी वजह से जब उसने दया मांगी, फेंगयुआन एक मोमेंट को बिलीव कर गया था, लेकिन फेंगयुआन मूव करे उससे पहले ही मैंगतू ने खुद ही मतलब अपने आप को सुसाइड करवा के एकदम उड़वा लिया। तो फेंगयुआन यहाँ पे कहता है
हो सकता है इस लाइफ में सर्कमस्टांसेस ने इसको चेंज कर दिया हो, यानी सिचुएशन ने इसको बदल दिया हो। फेंग युआन एक बार प्लेन को देखकर वहाँ से चला गया। प्लेन के सारे एज गो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पर अब वहाँ मैंगतू के ब्लेड दावमार्क एनग्रेव हो चुके थे, इसलिए एक तरीके से फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रांग हो गई। फेंगयुआन को ज़्यादा फायदा नहीं मिला, सिर्फ एम्परर यामा टेस्ट हुआ और एक रैंक 7 ब्लेड विंग गू मिला और अंडरग्राउंड से ड्रिंकिंग ब्लेड वाइन प्लस कुछ गू मिल गए जो एच गू थे। बाकी मैंगतू ने जान देकर इंश्योर किया कि फेंगयुआन को मैक्सिमम लूट ना मिले, इसलिए सब उसने उड़ा ही दिया। फेंगयुआन फास्ट रिट्रीट कर रहा था क्योंकि मैंग ट्राइब जरूर नोटिस करेगी इतना बड़ा धमाका जो उसने करा है और इमॉर्टल भेज देगी। नॉर्थल प्लेन्स के हेविली कोड के खिलाफ स्ट्रांग रखना था, इसलिए उन्हें मारना बेकार होता। मतलब वो कहना चाह रहा है कि देखो, अगर फेंगीवान ने यहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन्स वालों को मारा तो नॉर्थर्न प्लेन्स तो देखो, नॉर्थर्न प्लेन्स भी हेविली कोड को पसंद नहीं करता और अगर उस वो यहाँ पे मारकाट करेगा तो पावर कम हो जाएगी नॉर्थर्न प्लेन्स की। अगर नॉर्थर्न प्लेन्स की पावर कम हो गई तो हेविली कोड के खिलाफ लड़ेंगे कैसे वो? इसलिए उड़ते हुए फेंगीवान को फील हुआ कि कोई मुझे रिड्यूस कर रहा है। एम्परर यामा का रोप एक्सपेंड होने लगा। डिडक्शन जैसी एकदम इंटेंस हो रही थी वैसे ही रोप भी बड़ा हो रहा था। थोड़ी देर में मैंग ट्राइब का विजडम पाथ रिड्यूसर गिव अप कर गया, यानी गिव अप कर दिया उसने। वो फेंगीवान का पता लगा रहा था लेकिन नहीं लगा पाया। फेंगीवान हंसते हुए कहता है, रैंक 8 लेवल का रिडक्शन डिफेंस फेरी जीवी मुझे नहीं पकड़ पाएगी। ऑफेंस डिफेंस दोनों पीक रैंक 7 लेवल के थे। यामा चिल्ड्रन टफ थे, फास्ट रिकवरिंग थी, रिप्लेसेबल थे और सबसे डेंजरस ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड था भाई के हाथ में, जिससे एक ही स्ट्राइक में रैंक 8 इमॉर्टल गू तक चुरा सकता था वो। मैंगतू खुद डेटोनेट करना, मतलब एक तरीके से मैंगतू को खुद डेटोनेट होना पड़ा, यानी फाड़ देना पड़ा अपने आप को, तब जाके वो अपने गू को बचा पाया। बचा क्या पाया, यानी फेंगीमान को नहीं दिया, उसने सब कुछ ही फाड़ दिया। मतलब एक ही तरीका है इससे बचने का कि अपने आप को ही फाड़ लो ताकि सामने वाले को कुछ ना मिले। लेकिन फेंगीमान स्टिल यहाँ पे सोच रहा था। वो कहता है, एम्परर यामा और इम्प्रूव हो सकता है। एक इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव बनाना होगा एम्परर यामा कोर के साथ। अगर बैटलफील्ड सील उसके हाथ में होती तो मैंगतू एस्केप नहीं कर पाता, यानी अपने आप को फाड़ नहीं पाता, और जब वो सेल्फ रोटेनेट करने वाला होता फेंगीमान एक स्टेप पहले ही सब कुछ सेंस कर लेता या देख लेता। फेंगीमान हमेशा अपग्रेड्स ढूंढता रहता था, उसे अब एक और अपग्रेड मिल गया था। उसके हिसाब से एम्परर यामा अभी भी और स्ट्रांग बन सकता था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ना सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है दूसरी साइड। दो गो इमॉर्टल आसमान में फुल स्पीड से फ्लाई कर रहे थे। मैंग जीजाई और मैंग जाओ दोनों ह्यूज और रफ लुकिंग थे, प्योर वॉरियर वाली वाइब होती है वैसी थी। फेंगयुआन के अटैक मैसेज जैसे ही सेंड हुआ मैंग तू ने ट्राइब को इन्फॉर्म कर दिया था, पर बाद में उसने बैटलफील्ड लाइक सील लगा दी, फिर मैसेज भेजना पॉसिबल ही नहीं था। ट्राइब ने इसलिए तुरंत ही एक रैंक 7 मैंग जीजाई और यंग रैंक 6 मैंग जाओ भेज दिए। मैंग जाओ हंसते हुए कहता है, अंकल कौन होगा ये स्टूपिड बंदा जो हमारी ट्राइब में घुस गया? शायद कोई लोनर डेमोनिक इमॉर्टल होगा। यहाँ पे मैंग जीजाई रिलैक्स था और सीरियस टोन में कहता है, हो सकता है, पर सबसे बुरे केस में हमेशा सोचो, अभी लॉन्गेविटी हेवन सब ट्राइब्स को यूनाइट करने में आए हैं। शूहू गायब है, बाइजूर आईटीएस हो गई है, मतलब बाइजू तो आईटीएस हो गया है। उसका जो पूरा ट्राइब था ना, बाइजू ट्राइब, हेवली लॉर्ड बाइजू रैंक 8 का बंदा याद होगा जिसकी चूडू से लड़ाई हो गई थी, तो वही वाला बाइजू ट्राइब पूरा जो था ना वो आईटीएस हो गया है। दुनिया स्टेबल है। ऐसे टाइम पे कोई हमसे पंगा ले या तो पागल होगा या तो बहुत स्ट्रांग बंदा होगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स होगी, एकदम स्ट्रांग बैकिंग वाला होगा, इसलिए हम दोनों को भेजा गया है। मेंगज़ाओ कहता है, पर जो भी हो उसका बैड लक ही खराब है। वो ऑटम ब्लेड प्लान में घुस गया जहां लॉर्ड मेंगतू गार्ड करता है। ट्राइब के टॉप 3 रैंक 7 किलर में से एक बंदा है वो, यानी ऐसा पावरफुल बंदा है जो कि उसे किलर माना जाता है। मतलब वो जो सामने आए बंदे को मार देता है, वो इतना खतरनाक है जिसे कहा जाता है मेंगतू। लेकिन इनको ये नहीं पता, देखो जब इनको मैसेज मिला ना तो इनको इतना ही मैसेज मिला है कि यहाँ पे कोई घुस आया है, क्योंकि बाद में फेंगयुआन ने वहाँ पे सील लगा दी थी, इसलिए मैसेज जा नहीं सकता था। जैसे ही फेंगयुआन दिखा था मेंगतू के सामने आया था, तभी उसने मैसेज भेज दिया था मेंगतू ने कि देखो यहाँ पे कोई घुस आया है, इतना। और बाद में जब उनकी लड़ाई हुई, इतना कुछ कांड हो गया, मेंगतू मर गया, सेल्फ मतलब सुसाइड कर गया, सेल्फ डिटोनेट कर गया, तो भाई वो सब मैसेज जा नहीं पाए कि क्या हुआ, ये सब उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता। उनको बस इतना पता है कि वहाँ पे मेंगतू शायद लड़ाई करा है या अब तक मार दिया होगा उसने जो भी घुसपैठ करा होगा उसको। इनको नहीं पता कि मेंगतू खुद मर चुका है। मैंग जीजाई कहता है, शायद वो अब क्वासी ग्रैंड मास्टर नहीं, ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन चुका हो। मैंग जाओ की आंखें एकदम चमक गईं। मैंग जीजाई सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहता है, मैंग तू उसका सबसे मतलब एक तरीके से ना रिस्पेक्टेड सीनियर था, तो उसका यही कहना था कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा, एकदम खुश था वो। और पता है क्या था, सबसे रिस्पेक्टेड बंदा मानता था मैंग तू को। ईयर्स से पहले ब्लेड पाथ में ट्रेनिंग कर रहा था। ये दोनों एक्चुअली हेल्प के नाम पे आए थे, बट असली रीजन था कि मैंग तू से मिलना। और मैंग जाओ
को उसके अंडर इंट्रोड्यूस करना कि देखो ये मेरा ये वो है। होता नहीं है कि थोड़ा नेपोटिज़्म फैलाना, कनेक्शन फैलाना, कनेक्शंस बनाना, नेटवर्क बड़ा करना, वही टाइप का। दोनों ही एक्साइटेड थे। फैक्शंस, पॉलिटिक्स, ग्रूमिंग, जूनियर यहाँ पे सब कुछ चल रहा था। ऑटम ब्लीड प्लान बस थोड़ा ही दूर था। तभी मैंग ज़ीज़ाई का पूरा बॉडी शेक हो गया। सफ़ेद चेहरा पड़ गया, आँखें शॉक हो गईं। मैंग ज़ाओ कहता है, "अंकल, क्या हुआ? आप इतना मतलब घूर के कैसे देख रहे हो उधर?" मैंग ज़ीज़ाई की स्पीड स्लो होती गई, फिर वो एकदम स्टॉप हो गया। हवा में स्टैच्यू की तरह स्टिल था। आँखें एकदम भाई लाल हो गई थी। एकदम आँसू गिरने लग गए थे। मैंग ज़ाओ का दिल भी डूब गया। कुछ तो बहुत बड़ा हो गया था। काफ़ी देर तक मैंग ज़ीज़ाई शॉक में रहा। फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन बदला। प्योर एंगर, प्योर रेज, एक थंडर लाइक शाउट में एकदम चिल्लाया। वो इनसेन स्पीड से एकदम आगे भागा, फुल स्पीड में। मैंग ज़ाओ तो बस देखता रह गया। फिर उसने देखा कि अंकल भागे तो मैं भी भागूं। उसे भी कुछ समझ नहीं आया, वो भी पीछे भागा। मैंग ज़ाओ कहता है, अंकल ऑटम ब्लेड प्लेन की तरफ जा रहे हैं। क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? मतलब इतने तेज क्यों भाग रहे हो? क्या लॉर्ड मैंग डेंजर में है क्या? उनको क्या हो सकता है? वो तो इतने पावरफुल हैं, वो टॉप 3 में से एक में आते हैं ट्राइब के अंदर, उनको क्या होगा? आप क्यों भाग रहे हो? इसके मन में यही सवाल चल रहे थे और यही चिल्लाया जा रहा था वो। और ये जो बंदा था ना, इसको ऐसा लग रहा था ना कि मतलब कुछ तो दिक्कत हुई है। हालाँकि इसको भी थोड़ा बहुत काँपने जैसा शरीर हो गया था इसका कि कुछ तो दिक्कत हुई है, तभी तो अंकल इतनी तेज़ भागे हैं। मन में थॉट ये था कि अगर सब कुछ वैसा ही हुआ, तो ये जो मैंग 2 के लिए है ना, ये एक प्योर नाइटमेयर जैसा होगा। और मैंग ट्राइब तो भाई ह्यूज डिज़ास्टर में चला जाएगा, क्योंकि उनका टॉप 3 में से एक बंदा मर गया हो तो। क्योंकि पीक रैंक 7 पावर हाउस का मरना मतलब डायरेक्ट ट्राइब की स्ट्रेंथ का हेवी लॉस होता। मैंग ज़ाओ फुल स्पीड में भाई ऑटम ब्लेड प्लेन की तरफ भाग रहा था। दूर से उसने कुछ फ़ील करा, वो कहता है, "ये क्या? ये ब्लेड दाऊमाक इतने क्रेज़ी लेवल पे यहाँ पे कैसे हैं?" पूरे प्लेन में एकदम जो जगह थी वो पूरी तबाह हो चुकी थी और हर जगह ये जो दाऊमाक थे वैसे थे। लैंड पर एंडलेस ब्लेड दाऊमाक थे, डीप गड्ढे थे, ट्रेंचेस थे बड़े-बड़े, एटमॉस्फेयर में ही ब्लेड इंटेंट तूफ़ान की तरह कट रखा था। आगे जाकर उसने देखा कि मैंग ज़ीज़ाई ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ है, बिल्कुल स्टैच्यू की तरह स्टिल। दाऊमाक्स उसके अराउंड इतने शार्प थे कि मैंग ज़ाओ की स्किन में भाई चुभने लग गए थे। जब वो पास गया उस एकदम शॉक हो गया। मैंग ज़ीज़ाई के गाल पर एकदम मतलब इस तरीके से आँसू आ चुके थे, एकदम गाल पे एकदम रोने जैसी शक्ल, लाल हो गए गाल, आँख एकदम क्या बोले, होता है ना गंदी सी शक्ल बन चुकी थी भाई। और मैंग 2 वो तो गायब था यहाँ पे। मैंग ज़ाओ यहाँ पे टेंशन में है, क्योंकि जो उसका अंकल था यानी मैंग ज़ीज़ाई, वो टेंशन में भाई वो एकदम रोए जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैंग 2 मिसिंग है। मैंग ज़ाओ को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कहीं उसकी बात सच ना हो जाए। अंदर गैस रियलिटी बनने लगा, उसका चेहरा प्योर व्हाइट हो गया। मैंग ज़ीज़ाई ने धीरे से आँखें खोली और आवाज़ हैवी और दर्द भरी थी। मैंग ज़ीज़ाई कहता है, "ब्रदर मैंग 2 शहीद हो गए, यानी मारे गए या कुछ भी कह लो। नहीं रहे, बस सीधी-सी बात है।" मैंग ज़ाओ का पूरा शरीर हिल गया। गैस सही निकला था, पर सुन के भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंग ज़ाओ कहता है, पर लॉर्ड मैंग 2 तो इतने स्ट्रॉन्ग थे, ऐसे कैसे मर सकते हैं? शायद कहीं और भाग गए हों, कहीं और फाइट शिफ्ट हो गई हो। हो सकता है ज़िंदा होंगे, चेक करिए ना प्लीज़। मैंग ज़ीज़ाई एकदम स्लो हेड शेक करते हुए कहता है, "जब हम आ रहे थे ना, ट्राइब से मैसेज आया, उनका सोल लालटेन बुझ चुका है। फिर भी मैंने होप रखी कि क्या पता ज़िंदा होंगे, पर अब यहाँ आके सब कुछ क्लियर हो गया।" आवाज़ टूट गई थी, आँखों में वही टीयर्स थे। उसने कहा, "उन्होंने ब्लेड सैक्रिफाइस यूज़ करा है, यानी उन्होंने अपनी जान दे दी।" ये सुनते ही मैंग ज़ाओ का दिल डूब गया। ब्लेड सैक्रिफाइस ये क्या होता है? इमॉर्टल प्राइमेसी प्लस जितने भी तुम्हारे पास गू है प्राइमेसी के अंदर वो, सब कुछ डिस्ट्रॉय करके एक इनसेन सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना, यानी एक ऐसा बॉम्ब की तरह फट जाना। इस मूव का मतलब ही होता है कि पूरा और फाइनल डेथ होती है। और बैटलफील्ड देखकर कन्फर्म हो रहा था कि वही यूज़ हुआ है। मैंग 2 ट्राइब का मास्टर लेवल रैंक 7 मर गया था और एनिमी 0 क्लू है। 0 एक तरीके से लाश भी नहीं है, 0 ट्रेस है। मैंग ज़ाओ था, वो कहता है, "ये कि किस मॉन्स्टर ने करा? कौन था ऐसा जो अंदर घुस के ये करके चला गया?" मैंग ज़ीज़ाई ने खुद ही अपने आप को सँभाला और खड़ा हुआ। मैंग ज़ीज़ाई कहता है, "तुम ट्राइब वापस जाओ, ये दुश्मन नॉर्मल नहीं है।" मैंग 2 ने मैसेज दिया, "हम फुल स्पीड से आए, पर इतने शॉर्ट टाइम में भी वो फोर्स्ड सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर गया, यानी अपने आप को उसे मारना पड़ गया। वो डेफ़िनेटली अपने मरने से पहले एनिमी को साथ ले जाना चाहता था, पर लगता है एनिमी बिना स्क्रैच के ही बच के भाग गया, यानी मैंग 2 का मरना वेस्ट गया। मैं चेज़ करूँगा, चाहे पूरी ज़िंदगी लग जाए, लेकिन मैं कल्प्रिट को पकड़ के रहूँगा। तुम वापस जाओ और ये न्यूज़ एक्सपोज़ मत होने देना।" मैंग ज़ाओ ने हेवी हार्ट से सर हिलाया कि ठीक है, जैसा आप बोले। मैंग ट्राइब एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट खो चुकी थी और अब एक अननोन सुपर एनिमी उनकी लिस्ट में ऐड हो गया था। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए न्यूज़ अभी छुपाई जाएगी।
मैंग ज़ीज़ाई कहता है, फ़िक्र मत करो, सेकंड सुप्रीम एल्डर इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड के साथ आ रहे हैं। मैंग ज़ाओ थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ और आसमान में एक ह्यूज इमॉर्टल हाउस दिखा। इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड नाम था। सुप्रीम एल्डर ने उतर के बैटलफील्ड को इंस्पेक्ट करा, पर फेंगिवान का कोई ट्रेस ही नहीं था। इंस्पेक्शन के एंड में उनका चेहरा और भी डार्क हो गया। मैंग ज़ीज़ाई कहता है, एनिमी बहुत क्लीन मेथड यूज़ करता है। मैंने पहले ही देखा था, मुझे भी कोई ट्रेस नहीं मिला था, शायद आपको भी नहीं मिला होगा। सेकंड सुप्रीम एल्डर कहता है, चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड है ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल को हाउस एक्टिवेट होता है और शॉकिंगली थोड़ी-सी डायरेक्शन टाइप क्लू मिलती है, यानी बस इतना पता चलता है कि फेंगियोन किस डायरेक्शन में भागा है और कुछ नहीं। सेकंड सुप्रीम एल्डर कहता है, वो इसी डायरेक्शन में गया है, चेज़ करो। इमॉर्टल को हाउस हवा में शूट हुआ और मैंग ट्राइब के एक्सपर्ट भाई फुल स्पीड से एकदम भाई गुस्सा भर के अपने दिल के अंदर फेंगियोन का पीछा करने लग गए। अब आगे देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड इमॉर्टल हाउस हवा में ही रुक गया। वो कहता है कि क्लूज यहीं ऐड हो रहे हैं। मैंग ट्राइब के दो इमॉर्टल एक दूसरे को देखते हैं। मैंग जीजाई ने सामने वाले ग्रीन वैली को देखा जो पूरी ग्रासलैंड से अलग लग रही थी। मैंग सेकंड सुप्रीम एल्डर ने लो वॉइस में बोला, यही स्लीपिंग लेडी का डिवाइन निडल वैली है। मैंग जीजाई ने आईब्रोज को कॉन्टैक्ट किया और कहा, क्या क्या वही कल्प्रिट है? एल्डर सारे चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब पता चलता है क्यों। स्लीपिंग लेडी रैंक 7 लोन इमॉर्टल थी, साउंड पाथ की थी, खुद स्ट्रांग नहीं थी, पर उसके पास एक इमोरल डेसोलेट बीस्ट डिवाइन हेजडॉग था। हेजडॉग स्वॉर्ड पाथ ब्लास्ट रखता था और अपनी बॉडी के सारे स्पाइक्स लाइटिंग स्पीड से शूट कर सकता था। एकदम डेंजरस था ये। उसने डिवाइन नेडल वैली बनाया था और मैंग और मुरोंग ट्राइब के बीच टेरिटरी को कंट्रोल करती थी। उसकी पॉलिटिकल स्मार्टनेस हाई लेवल की थी। दो सुपर फोर्सेस के बीच में रहकर बैलेंस बनाए रखती थी। किसी को एक तरीके से हिम्मत नहीं होती थी कि उसके अगेंस्ट डायरेक्टली जाने की, क्योंकि वो तुरंत ही एक तरीके से ऑफ साइड मतलब एक तरीके से ना अपोजिट साइड को सपोर्ट कर सकती थी। मतलब वो अपोज हो जाएगी तो दूसरी साइड में चली जाएगी ना, कोई उसे अपोज ही नहीं करता, एकदम कन्फ्रंट नहीं करता, कोई भी मतलब सामने नहीं आता। अरे वो दो की साइड होता नहीं है कि दोनों नाव पे रख रखा है उसने पैर, एक पैर इधर है दूसरा पैर उधर है, दोनों ट्राइब में है। दोनों मैंग इमॉर्टल साइलेंट हो गए। सीन बड़ा मैसी हो रहा था क्योंकि सारे क्लूज ये बता रहे थे कि जो लेडी है इस यही कल्प्रिट है। उनके पास फेंगयुआन के बारे में कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, बस क्लू यहीं तक आए थे। स्लीपिंग लेडी खुद मैंगतू के सामने वीक थी, पर अगर डिवाइन हैचडॉग भेजती तो शायद मैंगतू को मार भी सकती थी। वो सस्पेक्ट बनती थी, पर इशू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंग और मुरोंग दोनों ट्राइब का उसके साथ एक तरीके से डिसेंट रिलेशन था। दोनों ही उसको अपनी साइड में रखना चाहते थे ताकि वो दूसरी साइड को सपोर्ट ना करे। और मैंग और मुरोंग रिलेशनशिप पहले ही खराब थी। दोनों सुपर फोर्सेस एक दूसरे के इतने क्लोज होते हुए भी नेचुरली हॉस्टाइल रखते थे। एकदम अपने देश की तरह, जैसे होता नहीं है कि अपना इंडिया और वो क्या बोले हरी झंडी। अगर स्लीपिंग लेडी कल्प्रिट होती तो पक्का वो मुरोंग ट्राइब के साथ डील कर चुकी होती। मुरोंग ट्राइब राइटियस हुआंगजिन सुपर फोर्स है, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती, तो फ्रंट के लिए मतलब एक तरीके से फ्रंट के लिए स्लीपिंग लेडी परफेक्ट थी। पर अगर स्लीपिंग लेडी कल्प्रिट ना हो तो इन्वेस्टिगेशन का एक रॉन्ग मूव उसको मोरोंग साइड में ढकेल सकता था और मोरोंग ट्राइब का नुकसान ह्यूज हो जाएगा। काफी देर सोचने के बाद एल्डर ने बोला, चलो डायरेक्ट स्लीपिंग लेडी से ही मिलते हैं और मैंगतू की डेथ का मैटर ओपन ही रख देते हैं। उसके सामने बोलते हैं कि देख भाई, ये चीज हुई है और तू सस्पेक्ट में आ रही है, अब बता। तभी वो समझेगी कि मैंग ट्राइब की इंटेंशन क्लियर है। लास्ट क्लू उसकी वैली में ही खत्म हुआ। तभी मैंग सीजाई ने हेड नोट करा कि हाँ, ये सही तरीका है। इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड ने अपने ट्रेसेस को हाइड नहीं किया, तो स्लीपिंग लेडी उनकी अराइवल फील कर चुकी थी। पर वो शांत रही, उसमें कॉन्फिडेंस था कि वो लोग उस पर अटैक करने नहीं, वो बस ऐसे ही आए हैं। मैंग इमॉर्टल आए और पूरा मैटर एक्सप्लेन करा। स्लीपिंग लेडी जो थी ना, शॉक हो गई, सिचुएशन सीरियस थी। सबसे पहले उसने अपनी इनोसेंस को डिक्लेयर करा और मैंग इमॉर्टल्स ने वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ, इसने नहीं मारा। फिर वो खुद भी टेंस हो गई। वो कहती है, जिसने मेंगतू को मारा उसकी पावर डेंजरस लेवल की होगी। दोस्तों, प्लीज़ मेरे साथ डिवाइन निडल वैली का फुल इंस्पेक्शन चल मतलब कर लो। अपना जो भी तुम्हारा मैटर है एकदम फुल देख लो। जो तुम्हें चाहिए मैं फुल कॉर्पोरेट करूँगी, सब कुछ देखो, बस मेरे पे नाम मत लगाना। मैंग इमॉर्टल खुश हो गए। उन्हें भी यही चाहिए था कि वो खुद से सब कुछ चेक करे। तुरंत ही वो भी एग्री कर गए। तीनों इमॉर्टल एक ग्रुप में वैली को सर्च करने लग गए। स्लीपिंग लेडी भी डर रही थी। इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड की एबिलिटी वो जानती थी। अगर क्लूज डिवाइन निडल ट्री में गायब हुए तो कल्प्रिट शायद यहीं हाइड भी हो सकता था। अगर उसने मैंगतू को इतना इजीली मार दिया तो पक्की बात है स्लीपिंग लेडी तो उसके लिए कुछ नहीं है, वो तो उसे आराम से मार देगा। तीनों ने काफी देर तक सर्च करा लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। अब आगे देखते हैं। मैंग ट्राइब के दोनों इमॉर्टल ने एक दूसरे को देखा। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने पर्पसली बोला, ऑलमोस्ट पूरी वैली चेक हो चुकी है, किलर यहाँ पे है ही नहीं क्या? मैंग जीजाई कैजुअल टोन में कहता है, एक एरिया तो अभी भी बचा हुआ है, राइट?
स्लीपिंग लेडी समझ गए कि ये लोग थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं, पर क्योंकि वो कल्प्रिट नहीं है और सच में एक तरीके से मतलब सच वो भी चाहती है कि सामने आ जाए, तो वो मना नहीं करेगी। जो भी एरिया वो चाहते हैं वो वहाँ पे ले जाएगी सबको और दिखवाएगी कि लो खुद ही सर्च कर लो। उसने हेड नोट करा और कहा, डिवाइन निडल वैली में डिवाइन हैशडॉग के लिए स्पेशल एक तरीके से जगह बनाई गई है। बस डीपेस्ट एरिया बचा है, मेरे साथ फॉलो कर लो। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। दोनों मैंग इमॉर्टल उसके साथ वैली के डेप्थ में गए। नीचे डार्क ग्राउंड पर एक जायंट प्योर व्हाइट हैचडॉग सो रहा था। बहुत एकदम हिल साइज का था, बॉडी से तो लॉन्ग स्लो ब्रेथ ले रहा था। प्योर शार्प स्वॉर्ड पाथ स्पाइंस कवर्ड थे उसके आसपास, यानी एकदम ऐसा मान लो उसकी बाल नहीं, वहाँ पे एकदम स्वॉर्ड पाथ के निडल्स लगे हुए हैं, बाल की जगह निडल है उसकी बॉडी पर ऐसा। मैंग इमोटस उसके पास उतरे, उसके सामने वो बिल्कुल छोटे लग रहे थे। सेकंड एल्डर ने स्लोली प्रेस करा और कहा, क्या जबरदस्त इमोरल सोल बीस्ट है, मतलब डेसोलेट बीस्ट है, सोल क्या बोल दिया सॉरी इस चीज के लिए, इमोरल डेसोलेट बीस्ट। स्लीपिंग लेडी का फेस थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, यही उसकी बिगेस्ट बैकिंग थी दो सुपर फोर्सेस के बीच सरवाइव करने की। एल्डर ने ध्यान से इंस्पेक्ट करके बोला, ये वाली स्पाइन बैच क्वालिटी हाई लग रही है स्लीपिंग लेडी। ये जब मतलब ये जिसके बाल हैं जो भी ये चीज़ें हैं ये जब कटेंगे तो हमें बेच देना, कब पैक करने वाली हो इन सब चीज़ों को। डिवाइन हैश डॉग के जितने भी सारे शार्प स्पाइन थे ना, रैंक 8 के इमोर्टल मटेरियल थे। फ्रंट बैक डिवाइन ऑब्स्टिकल नीडल्स थी, इनको कहा जाता था। डेंजर में बीस्ट सारे स्पाइन को एक साथ शूट कर देता था और जो गए वो वापस नहीं लगते थे। स्लीप में नए स्पाइन ग्रो हो जाते थे, यानी जब सोता था वापस आ जाते थे। स्लीपिंग लेडी ने स्पेशल मेथड से इस बीस्ट को हमेशा डीप स्लीप में ही रखा था ताकि जब मर्जी इसके निकाल ले और ये हमेशा सोता भी रहेगा तो उगते भी रहेंगे, तो एक तरीके का बिजनेस चल जाएगा ये। पहले उसको बड़ी हैवी फीडिंग करवानी पड़ती थी, फिर स्लीप करवाना पड़ता था, तब उसका जो बैच था रेगुलरली बदलता रहता था, यानी नए-नए नीडल्स आते रहते थे और बेचती रहती थी वो। ज़्यादातर नीडल्स मैंग और मुरोंग ट्राइब को बेचती थी, बाकी ट्रेज़र वाले हेवन में डील देती थी। इसी वजह से वो नॉर्थर्न प्लेन्स की बाकी इमॉर्टल के कंपैरिज़न में अमीर थी। स्लीपिंग लेडी ने सीरियसली बोला, जल्दी ही पैक कर दूँगी और इस बार ना 436 नीडल मिलेंगे तुम्हें। 1000 स्पाइन होते हैं इसके टोटल, पर स्मॉल वन्स ग्रो होने के लिए छोड़ एक तरीके से छोड़ने पड़ते थे और बीस्ट की बेटर स्ट्रेंथ के लिए कुछ स्पाइन बॉडी पर रहना ज़रूरी था। यानी एक तरीके से ना ये कह रही है कि 1000 उगते हैं तो मैं बे दे दूँगी अच्छे खासे, यानी 436 दे देगी, यानी 436 कुछ दे देगी ऐसे, है ना? और बाकी तो रखेगी ना, वरना सारे दे देगी तो भाई बीस्ट किस काम करेगा? बीस्ट का यही तो इतना बढ़िया अटैक है निडल वाला, सारे निडल ही बेच दिए तो बीस्ट क्या करेगा ना? स्लीपिंग लेडी बोलती है, अगर लोग आराम से एग्ज़ामिन कर लें, अगर सब कुछ आराम से आप कर लें, तो मैं डिवाइन हैशडॉग को सुला के रखती हूँ, आप सब कुछ कर लीजिए। मैंग ट्राइब के इमॉर्टल ने इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड के साथ सर्च स्टार्ट करा। नॉइज़ काफ़ी था, पर स्लीपिंग लेडी के साउंड पाथ मूव ने हैशडॉग को डीप स्लीप में ही बनाए रखा ताकि वो मतलब शोर-शराबा ना करे। अगर हैशडॉग जाग जाता तो रैंडम रेंज में सब पर अटैक कर देता। स्लीपिंग लेडी ने इसे पूरी तरह से टेम नहीं किया था। काफ़ी देर बाद मैंग ज़ीज़ाई एक्साइटेड टोन में कहता है, मुझे न्यू क्लू मिला है, यानी मुझे कुछ चीज़ें मिल गई, क्लू मिला है मुझे। स्लीपिंग लेडी शॉक हो गई, वो कहते क्या? कोई इतना डीप वैली में घुस गया और मुझे पता भी नहीं चला। तीनों इमॉर्टल ने क्लू को फ़ॉलो करा और वो जो क्लू था एकदम टेल की तरह आगे जा रहा था, वो लोग उसे फ़ॉलो कर रहे थे। डीप अंडरग्राउंड पहुँचते-पहुँचते क्लू और ज़्यादा क्लियर हो गए। फिर टेल ऊपर की तरफ मुड़ गई कि देखो ऊपर क्लू है। तीनों उसको फ़ॉलो करते हुए सरफेस पर आ गए। सेकंड एल्डर ने एकदम टेंस वॉइस में बोला, ये तो मुरोंग ट्राइब का एरिया है, डिवाइन निडल वैली में हंड्रेड्स ऑफ ली दूर है ये क्या सीन है? यही क्लूज़ वैनिश हो गए, यानी गायब हो गए। यानी अब शक किसके पर जाएगा? पहले तो शक जा रहा था ये स्लीपिंग लेडी पर, लेकिन अब स्लीपिंग लेडी का एरिया खत्म हुआ, मुरोंग ट्राइब का एरिया आ चुका है ना? तो अब इनको और शक जाएगा कि अरे इनका जो दुश्मन है मुरोंग ट्राइब, उनकी तरफ जा रहा है ये सब। मैंगज़ीज़ाई की आँखों में एक फ्लिकर सा आया, स्लीपिंग लेडी चुप रही। सिचुएशन बहुत ही डेलिकेट थी, तीनों ने अपने अराउंड को चेक करा पर कुछ नहीं मिला। स्लीपिंग लेडी ने बोला कि चलो वैली वापस चलते हैं, रेस्ट करते हैं। मैंग इमॉर्टल ने डिस्कस करके एग्री कर लिया, पर उन्हें क्या पता था कि वापस जाते ही एक शॉक वाला मतलब एक चीज़ उनका वेट कर रही होगी। डिवाइन हैशडॉग अभी भी स्लीप में था, पर उसका पूरा बॉडी बिल्कुल स्मूथ और एम्प्टी, सारे ऑब्स्टिकल निडल गायब, यानी किसी ने चुरा लिए उसके। स्लीपिंग लेडी का फेस व्हाइट पड़ गया, वो कहती है, ये क्या हुआ? मेरे डिवाइन ये जो ऑब्स्ट्रक्शन निडल थे, मैंने तो हंड्रेड्स ईयर यहाँ एकदम मतलब एक तरीके से गार्ड कर रखा है, इतना सब कुछ सेट कर रखा है, इसको इतना खाना दिया था, इसको इतना कुछ करा था, ये मेरी मेहनत, मेरे किलर, मेरा सब कुछ, मेरे जितना था सब बर्बाद हो गया, क्योंकि जितने भी बीस्ट के ऊपर वो लगे थे ना, वो सारे गायब हो चुके थे। अब देखो इतना रोने वाली इसलिए बात है ना, तुम सोचो कि यार ये उग तो जाते हैं बालों की तरह ही तो है, तो इतना रोने की क्या बात है? देखो रोने की बात इसलिए है, मान लो
तुम्हें दही जमाना हो, अगर तुम दही जमाओगे तो दही जमाने के लिए भी तुम्हें दही चाहिए होगा। लेकिन जो जो मतलब रिएक्शन होती है दही में, दही जमता है जिस रिएक्शन से, उस रिएक्शन को करने के लिए तुम मिर्ची भी डाल देते हो और भी कुछ चीज़ें डाल देते हो तो दही जम जाता है। लेकिन मान लो ये मिर्ची भी ना हो, दही भी ना हो, वो रिएक्शन भी ना हो तो तुम दही जमाओगे कैसे? तो वही बात है ना, कुछ उगाने के लिए इसे थोड़ा बहुत निडल भी तो चाहिए, और पुराने जो निडल हैं वो बहुत टाइम लगता है उन्हें ग्रो होने में। ये निडल बढ़ते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। 1000 इसके पास थे, जिसमें से 400-500 वाला ही बैच बेचती थी और बाकी जो 500 वाला बैच था वो एकदम ग्रो होता रहता, उन्हें कभी छेड़ती या बेचती नहीं थी। लेकिन अभी इस टाइम पर सारे के सारे निडल ही गायब हो गए। अब क्या करेगी ये बंदी? बहुत टाइम लग जाएगा इसको उगाने, सब कुछ करने में। उग जाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है, लेकिन यार बहुत टाइम लग जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो गई इसकी, इसलिए। मैंग के दोनों इमॉर्टल एक दूसरे को देखते हैं। फ़ोरहेड पर भाई पसीना आ गया था क्योंकि यही लोग यहाँ पे पहुँचे थे और सब कुछ गायब हो गया। मीन्स अब स्लीपिंग लेडी इनके ऊपर शक करेगी और ये लोग स्लीपिंग लेडी के ऊपर शक करेंगे, क्योंकि मैंग तू मर गया तो ये लोग उसके ऊपर शक करेंगे। स्लीपिंग लेडी बोलेगी भाई मेरा जो नीडल थे वो तुमने चुराए, है ना? अब क्या बोले ना, उन्हें फाइनली समझ आ गया कि वो सब किसी के हाथ पे खेल है, यानी एक तरीके से चेस पीस बन चुके हैं, कोई उनके साथ खेल रहा है और उनको सिंपली टूल की तरह यूज़ करा जा रहा है। यहाँ पे अब मैंग ट्राइब वाले बंदे भी हिल गए इस चीज़ को लेके, स्लीपिंग लेडी भी हिली पड़ी है। अब सीन आगे देखते हैं। स्लीपिंग लेडी ने गुस्से से दोनों मैंग इमॉर्टल को एकदम देखा, घूरा और कहा, मुझे अभी के अभी मैंग ट्राइब से एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं लोन कल्टीवेटर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस मैटर को छोड़ दूंगी। उसके लॉसेस इतने हैवी थे कि वो बिना डरे डिमांड पर आ गई थी। फेंगयुअन जैसे मल्टीपल इनकम सोर्स के उसके पास चीज़ें नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। उसका पूरा फाइनेंशियल बेस बस यही था। फ्रंट बैक डिवाइन ऑब्स्टिकल निडल्स ही थे और अब सब गायब, फ्यूचर ग्रोथ भी खराब हो गई। और सबसे बड़ी बात, कल्प्रिट ने एक भी स्मॉल स्पाइन नहीं छोड़ा, सब कुछ गायब कर दिया, एकदम सफा चट कर गया। स्लीपिंग लेडी के लॉन्ग टर्म प्लान का फ्यूचर जितना ग्रोथ रो सब बराबर कर दिया एक जगह। और वो ट्रेमलिंग वॉइस में बोला, काश मैं डिवाइन हेज डॉग के इमॉर्टल प्राइमेसी में रख पाती, तो बाहर रखना अनसेफ नहीं होता। यानी वो सोच रही है कि ये जो इमोरल डेसोलेट बीस्ट है, काश में से अपने प्राइमेसी में रख लेती, क्योंकि देखो रैंक, इसका रैंक बड़ा हो तभी तो रख पाएगी, इतना स्पेस हो तभी तो रख पाएगी, लेकिन अभी रख ही नहीं पाएगी ये। लेकिन वो खुद जानती है अंदर रखना भी रिस्की होता, बीस्ट पर फुल कंट्रोल नहीं था। ट्रिब्यूलेशन में हेवन के कैलेमिटीज डायरेक्ट बीस्ट को टारगेट करते और अगर फ्यूचर में मैंग या मुरोंग के साथ फाइट होती, बीस्ट को टाइमली समन करना पॉसिबल, एक तरीके से पॉसिबल तो होता लेकिन मुश्किल पड़ता। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने शांत करने की कोशिश की और कहा, स्लीपिंग लेडी प्लीज शांत हो जाओ। वो एक तरीके से ना एक्सप्लोड हो गई थी। वो कहती है, काम डाउन हो जाऊँ। तुम लोग यहाँ आए, बोला मैंगतू मर गया है। मैंने ट्रस्ट करके बिना मतलब किसी चीज़ का कुछ बोले सीधा बोल दिया कि जाओ यार देख लो, एंट्री दे दी तुम्हें। मतलब तुम्हें सब कुछ बोल दिया कि आ जाओ देख लो, सारी एंट्री दी, सब तुम्हारे साथ-साथ चली। पूरा कॉर्पोरेट करा। तुम एविडेंस बोलते गए पर मुझे कुछ नहीं मिला। सिर्फ़ इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड की बात पर भरोसा किया और जो क्लू मिले, क्या पता वो भी सारे टेम्पर्ड हों। इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड के पास टेम्पटेटिंग मेथड्स नहीं होते क्या, हैं? तुम क्या चाहते हो? ये बोलते ही उसके फोरहेड पर स्वीट भी आ गया था क्योंकि सडनली वो गार्ड अप हो गई थी। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। गू और आस बॉडी से स्प्रेड होने लगे। वो पीछे हटी और दोनों को शार्प स्टेयर दिया और घूर रही थी। मैंग ट्राइब के इमॉर्टल सिर्फ़ बिटर स्मेल दे सके थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था ज़्यादा कि यहाँ पे हुआ क्या, कैसे सीन चल गया। उन्हें कुछ अंदाज़ा ही नहीं चल रहा कि अरे यार हम अभी जस्ट गए थे, यहाँ पे सीन क्या हो गया। उसको तो पता है कि यहाँ पे इन लोगों की गलती नहीं है, लेकिन वो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी? इल्ज़ाम तो लगाना है, कंपनसेशन तो चाहिए, तो वो इसी मैंग ट्रैप के ऊपर लगाएगी। डिवाइन हैचडॉग के सारे स्पाइन्स गायब थे, मतलब उसका खुद का बैटल पावर ज़ीरो के पास था। अब नेचुरली सुपर अलर्ट वही बंदी थी क्योंकि एक तरीके से उसका सारा सब कुछ चला गया यार उसका। डिफेंस भी चला गया और बिज़नेस भी चला गया। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने थोड़ा-सा साँस ली एकदम लंबी से और कहा, स्लीपिंग लेडी, अगर मैंग ट्राइब ने ही प्लान बनाया होता तुम्हारे स्पाइन चुराने का, तो हम तुम्हारे साथ वापस क्यों आते? हमें चाहिए होता तो हम तुम्हें कल्प्रिट फॉलो का एक्सक्यूज़ देकर किसी इमॉर्टल बैटलफील्ड में फँसा देते। स्लीपिंग लेडी कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रही, फिर कूल टोन में बोली, तुम लोग राइटियस पाथ हो, ओपनली अटैक नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट भी साइंड है। तुम लोग पहले मेरी बैटल स्ट्रेंथ डाउन करते हो, फिर बाद में स्वीट टॉक करके मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हो। दोनों मैंग इमॉर्टल ने एक दूसरे को देखा, वो जानते थे कि इस लॉजिक स्ट्रक्चर से मतलब मैंग ट्राइब ही गलत साबित होगी। स्लीपिंग लेडी ने एकदम भाई कूल टोन में कहा, मैं राइटियस पाथ की चाल जानती हूँ, तुम लोग ने स्टार्ट किया था सब कुछ, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो ठीक है, मैं ये मैटर सबके सामने ले जाऊँगी। तभी आवाज़ आई, रुक जाओ। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने एकदम चिल्ला के बोला था और सब लोग उसकी तरफ ही देखने लग गए, सेकंड सुप्रीम एल्डर की तरफ।
लेकिन ना बहुत लेट हो चुका था। स्लीपिंग लेडी ने बिना डिले करे ट्रेजर उले हेवन में पूरा मैटर पब्लिक कर दिया। अब डायरेक्ट अपने कॉन्टैक्ट से मोरोंग ट्राइब को भी इन्फॉर्मेशन दे दी, मोरोंग ट्राइब को अपनी साइड करने के लिए। एक ही मोमेंट में मैंग ट्राइब के सारे हिडन इश्यूज एक्सपोज हो गए। मैंग 2 की डेथ, कल्प्रिट को पकड़ ना पाना, उनके इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में स्लीपिंग लेडी का पूरा नीडल स्टॉक लूट लेना, सब कुछ पब्लिक हो चुका था। जब तक उसने रुक बोला, रुक-रुक करते रहे, सबकी नज़रें उसके ऊपर गई, तब तक भाई ने सब एक्सपोज़ कर दिया, मतलब बहन ने एक्सपोज़ कर दिया। मैंग ज़ीज़ाई का गुस्सा एक्सप्लोड हो गया था। मैंग ज़ीज़ाई कहता, तुमने क्या करा ये? उसकी आँखें तो भाई फायर में, एंगर में एकदम जल रही थी। सेकंड सुप्रीम एल्डर का चेहरा बिल्कुल एकदम सफ़ेद पड़ गया था। वो स्लीपिंग लेडी को कोल्ड इंटेंट के साथ देख रहा था। स्लीपिंग लेडी आउटसाइड से शांत थी, लेकिन अंदर से हँस रही थी। वो जानती थी कि इस स्टेप ने मैंग ट्राइब के साथ उसका रिलेशन ब्रेक कर दिया, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि वैसे ही अब वो बचने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका रिसोर्स और बिज़नेस जा चुके थे। उसकी बैटल स्ट्रेंथ बॉटम पे गिर चुकी थी। उसे अपनी प्रोटेक्शन चाहिए थी। रैंक 7 लोन इमॉर्टल की मैंग जैसे सुपर फोर्स से मैच हो ही नहीं सकती, इसलिए उसने अटेंशन पुल करने का मूव लिया। मोरोंग ट्राइब और दुनिया के बाकी मॉडल का प्रेशर मैंग ट्राइब पर डाल दिया। मतलब उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाए मैंग ट्राइब के ऊपर। तब मैंग ट्राइब कुछ भी करने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उसका राइटेस्ट पाथ लेबल भी उनको रोकेगा। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने डीप टोन में बोला, स्लीपिंग लेडी, अब बोलने का क्या फ़ायदा? बस इतना समझ लो, हम किसी ना किसी दिन देख लेंगे तुम्हें अच्छे से। सीन अब क्लियर हो चुका था। कल्प्रिट सुपर स्मार्ट था और एक तरीके से हेविली विशियस था, बहुत ज़्यादा तेज़ था। मैंग 2 को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर तक एकदम पुश कर दिया कि वो फट जाए, मैंग 2 मौत हो जाए उसकी। फेक ट्रायल्स बनाए और परस्यूअर्स को डिवाइन नीडल वैली तक ले आया। फिर मोरोंग और ये मोरोंग सॉरी कह रहा हूँ, मैंग और स्लीपिंग लेडी को आपस में मतलब वैली के अंदर एक-दूसरे में उलझा दिया। मोरोंग टाइप के ऊपर भी शक डलवाया कि मोरोंग ट्राइब भी शक में है। ये सब करने के बाद डिवाइन हेज़डॉग के निडल ट्री सर कह रहा हूँ, निडल जो थे उनको गायब करवा दिया। एल्डर ने जाने से पहले क्या पता है क्या बोला? बोला कि मैंग ट्राइब तुम्हें एक्सप्लेनेशन ज़रूर देगा बाद में। अब मैं इतना तो जानता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन कंपनसेशन वाला एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा। मैंग के इमॉर्टल वापस चले गए। स्लीपिंग लेडी ने तुरंत ही डिवाइन हेज़डॉग के आसपास हेवी गो फॉर्मेशन लगानी शुरू कर दी। मैंग ट्राइब क्लूज़ लूज़ कर चुके थे। अगर अब कोई न्यू ट्रेल मिल भी जाए तो भी वो डाउटफुल लगती, शायद एनिमी मतलब दोबारा से उनको पागल बनाता, इसलिए अब थोड़ा देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड में मैंग ज़ीज़ाई ने गुस्से भरी आवाज़ से बोला, कल्प्रिट बहुत ही तेज है, बहुत ही चालाक है। अब जब सब कुछ एक्सपोज़ हो ही चुका है, तो क्यों ना स्लीपिंग लेडी को ही कल्प्रिट डिक्लेयर कर दिया जाए। उसका लॉजिक सिंपल था कि उसे किल करने से मैंग ट्राइब की रेपुटेशन वापस से आ जाएगी, प्लस डिवाइन हेज़डॉग भी उनके हाथ आ सकता है। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने बोला, मैं भी सोच रहा था ये करूँ, पर एक प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेशन कोर्टयार्ड स्लीपिंग लेडी जो स्लीपिंग लेडी थी प्लस बीस्ट को रोक नहीं पाएगा। अगर वो भागेंगे, देखो वो भागेंगे तो रोक नहीं पाएगा। मोरोंग ट्राइब बिल्कुल साइड में ही है उसके, वो इंटरफेयर कर सकते थे और ऊपर से हमें स्लीपिंग लेडी जो थी उसके साथ अलायंस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा है। अटैक करते ही बैकलैश भी मिलेगा और नॉर्थर्न प्लेन्स का एनवायरनमेंट भी अब पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ चेंज हो चुका है, तो दिक्कत वाली बात है। अभी लॉन्गेविटी हेवन सामने आ चुका है। या हुआंग साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल बन चुका है और हुआंग जिन ट्राइब को यूनाइट करने की फुल स्पीड एकदम प्लानिंग चल रही है। उन्होंने लोन कल्टीवेटर को राइटियस पाथ में मर्ज करने का प्रोजेक्ट चालू कर रखा है, ताकि और लोग बढ़ सके हमारी साइड। ऐसे टाइम पर अगर मैंग ट्राइब स्लीपिंग लेडी जैसी लोन इमॉर्टल को रफ हैंडल करता, तो लॉन्गेविटी हेवन भाई उनके ऊपर ब्लेम डाल देता। यही एल्डर का बिगेस्ट कंसर्न था। जब मैंग ट्राइब के इमॉर्टल वापस जा रहे थे, फेंग युआन भी क्वाइटली रिटर्न कर रहा था। उसके सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी में फ्रंट बैक डिवाइन ऑब्स्टिकल निडल का पूरा भाई एकदम स्टॉक पड़ा हुआ था। हाँ, सारा काम उसने ही किया था, ऑफ कोर्स सबको पता है, हमें भी पता है। फेंग युआन को मैंग ट्राइब पर बहुत नॉलेज थी। विज़डम पाथ के अटेन्मेंट से एक सिंपल पर डेडली ट्रैप बनाया था उसने, और उसकी क्रेज़ी लक ने स्लीपिंग लेडी को परफेक्ट टाइमिंग पर वैली से मतलब एक तरीके से वहाँ पे ले आया था डोर पर, और एक मोमेंट में ही मतलब सब कुछ काफ़ी था। एकदम मतलब लक भी चल गया, प्लानिंग भी चल गई, सब मज़ा आ गया एकदम, फँस गए लोग। और नॉर्मल इमॉर्टल वो डिवाइन हैशडॉग के पास आने नहीं दे पाते थे, मतलब आने ही नहीं दे पाते थे। उनका ऑरा तुरंत ही डिटेक्ट हो जाता था, लेकिन फेंगयमन का नहीं होगा, हम जानते हैं उसकी चीज़ें है ना, मेथड्स। यानी जो स्लीपिंग लेडी थी, जब ये लोग आए थे कोर्टयार्ड को लेके आए थे, कोर्टयार्ड इमॉर्टल वाली गू हाउस को लेके आए थे, तो स्लीपिंग लेडी भी आ गई थी वहाँ तक, गेट तक आई, डोर ओपन करा, इन लोगों को एंट्री दी। उसी में फेंगयुआन भी अंदर घुस गया था, उसने चुरा लिए सब कुछ चीज़ें, वो भी भाग गया। ये कोर्टयार्ड को लेके भी चले गए मैंग ट्राइब के बंदे, स्लीपिंग लेडी ने भी सब कुछ एक्सपोज़ कर दिया। फेंगयुआन का प्लान बड़ा खतरनाक था। अब देखो वो डिटेक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ? फेंगयुआन ईज़ी से स्लीपिंग लेडी का फेस कॉपी करके डिवाइन हैशडॉग के पास गया, हैशडॉग ने आँखें थोड़ी-सी खोली, पर उसे फेंगयुआन थोड़ी ना स्लीपिंग लेडी दिखी। वो कुछ मतलब देखा उसने कि अरे मेरी ओनर ही तो है, तो वो
वो वापस सो गया। फेंगयुआन ने क्विकली स्पीड में सारे स्पाइन्स को निकाल लिया और सीधा वहाँ से निकल गया। बीस्ट को टच तक नहीं करा उसने। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है, स्लीपिंग लेडी फ्यूचर में हेवली कोर्ट के अगेंस्ट लड़ती है। इस हजडॉग का मुझे कोई काम नहीं, स्पाइंस ही चाहिए थे। जब ये नया बैच ग्रो करेगा तब फिर से आ जाऊंगा। उसको कोई गिल्ट नहीं था, चोरी हो या जान लेनी हो, फेंगयुआन के लिए सब एक जैसा था। फेंगयुआन अंदर ही अंदर हंस के कहता है, थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने ठफ्त पात बनाया, सीरियसली क्या जीनियस चीज बनाई थी उसने। वो याद करता है कि मेंगतू की फाइट में भी उसकी ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड ने इंस्टेंटली विक्ट्री दिलाई थी उसको। नॉर्मल फाइट होता तो मैंगतू मतलब ऐसे कभी नहीं करता, भाग जाता, कुछ कर लेता, लेकिन मरना वाला चीज़ नहीं करता, मतलब सुसाइड नहीं करता। फेंगयुआन कहता है, पहले लोग लाइफ एंड डेथ लड़ते थे पर लूट कुछ खास नहीं मिलता था। थेफ्ट पाथ ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया जब से वो आया। बिना फाइट के ही हाई रिवॉर्ड मिल जाते थे। प्योर एफिशिएंसी थी इसके अंदर, क्योंकि भाई लड़ाई किस लिए करते हैं? रिवॉर्ड्स के लिए, लेकिन रिवॉर्ड ही नहीं मिलेंगे तो लड़ाई किस बात की। और ऐसे ही चलते हुए आ रहा था, लेकिन जैसे थेफ्ट पाथ आया भाई लड़ाई तो कम हुई, चोरी ज़्यादा होने लग गई। फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, अभी ओपनली स्टील करना डेंजरस होगा। एक तो मेरे पास ज़्यादा थेफ्ट पाथ इमॉर्टल गू नहीं है, दूसरा वेस्टर्न डिजर्ट में ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड दिख चुका है। अगर मैं अब इधर से उधर लूटना स्टार्ट कर दूँ तो लोग क्लूज जोड़कर मेरी आइडेंटिटी निकाल लेंगे। फेंगयुआन को याद आता है कि इमॉर्टल गू मैरिड सेल्फ बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट मटेरियल भी अभी भी मिसिंग है। इसके बाद सीधा लांग या ब्रेसलैंड जाऊँगा, वहाँ रिफाइन करना है। यानी एक प्रोडक्ट और चाहिए, वो प्रोडक्ट मिल जाए तो भाई सीधा यहाँ से जाए, अपना काम करके आए। देखा नहीं था फेंगयुआन आया ही किस लिए था यहाँ पे? लांग या ब्लेसलैंड से वो बाहर आया था ताकि अपना ये जो यामा था, एम्परर यामा वाला मूव चेक कर सके, ताकि कोई इसे रिड्यूस ना कर पाए। उसने चेक कर लिया कि कोई रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। दूसरा, उसने अपने पावर को भी टेस्ट कर लिया। तीसरा, उसने मटेरियल भी कलेक्ट कर लिए। अब मटेरियल कलेक्ट हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है। उसकी प्रायोरिटी अभी सोल कल्टीवेशन होती है। सोल स्ट्रांग होगा तभी एम्परर यामा प्रॉपर्ली यूज़ होगा, वॉर प्लान्स स्टेबल रहेंगे। लेकिन सोल ट्रेनिंग के लिए गट्स गू, सोल कोर्स, ग्रीन घोस्ट डिजर्ट का माल सब चाहिए होता है, और स्वान बूजिन की आइडेंटिटी सेफ रहनी ज़रूरी है। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है, वैसे स्लीपिंग लेडी को भी आराम से, मतलब एक तरीके से बचने नहीं दूंगा, स्लीपिंग लेडी को भी निपटाना है मुझे। वो ट्रेजर वाले हेवन में तुरंत ही फेक रूमर्स फैला देता है कि स्लीपिंग लेडी झूठ बोल रही है, स्पाइन चोरी नहीं हुए, उसने खुद छुपाए हैं, ट्रिबुलेशंस के लिए अपना बचा के रख रही है और बेचना नहीं चाहती, इसलिए वो ये सब फैला रही है चीज़ें। रूमर्स पूरे नॉर्थ प्लेन्स में फटाफट फैल गए। ट्रुथ और ज़्यादा क्लाउडी हो गया और फेंगयुआन परफेक्ट कवर में चला गया। स्लीपिंग लेडी जब ये सब सुनती है तो गुस्से में और टेंशन में दोनों आ जाती है। सीधा मुँह से खून ही निकल जाता है उसका ये सब सुन के। पर फेंगयुआन भाई चिल मोड में था, उसे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।